एपिसोड 71। सुबह के वक्त हॉस्पिटल में इश्की धीरे धीरे उठते हुए राजवीर का नाम लिए जा रही थी, तभी वार्ड का दरवाजा खोलकर राजवीर अंदर आया और देखने लगा। मिशा इश्की का हाथ पकड़कर उसके बगल में बैठी थी। कोमल दादी को लेकर वापस घर चली गई थी क्योंकि उन्हें रेस्ट की जरूरत थी। इस वक्त सिर्फ मिशा ही इश्की के साथ थी। मिशा वार्ड का दरवाजा खुलने की आवाज सुन उस तरफ देखने लगी। राजवीर को देखकर मिशा जल्दी से उसके पास गई और बोली, भाई इश्की होश में आ गई है और आपका ही नाम लिए जा रही है। रात में भी बीच बीच में उठ जा रही थी और बस आपके बारे में ही पूछे जा रही थी। फिर इंजेक्शन देकर उसे सुलाया गया। उद्धरण चिन्ह। मिशा की बात सुनकर राजवीर इश्की की तरफ देखने लगा जो उसी का नाम लिए जा रही थी। राजवीर बोला, अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूं ना, अब कुछ नहीं होगा। ये बोलकर राजवीर इश्की के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक हाथ से उसके सिर को सहलाते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगा। राजवीर बोला, इश्की उठो, सुबह हो गई, बहुत सोती हो तुम, उठो चलो। जैसे ही राजवीर की आवाज इश्की के कानों में पड़ी, इश्की बोली, राजवीर। राजवीर प्यार से उसके सिर पर किस करके बोला, हाँ बच्चा मैं ही हूँ, उठो चलो। इश्की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसे राजवीर अपने सामने दिखाई दिया। राजवीर भी इश्की की आंखों में देख रहा था जो धीरे धीरे नीली पड़ रही थी और उसके लिप्स भी नीले पड़ चुके थे, साथ ही उसका पूरा चेहरा भी सूख सा गया था। इश्की अपनी धीमी आवाज में बोली, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? राजवीर बोला, मैं बस डॉक्टर के पास गया था और मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर राजवीर ने कॉल करके दूध मंगवाया जिससे वो इश्की को जहर का तोड़ पिला सके। डॉक्टर भी वहां आ गए। राजवीर ने पहले ही उन्हें उस तोड़ के बारे में उन्हें बता दिया था जिससे एक बार वो कंफर्म हो सके कि उससे इश्की को और दिक्कत ना हो। थोड़ी देर में ही दूध आ गया और राजवीर ने उसमें वो तोड़ मिला दिया और इश्की को पीने के लिए दे दिया, जिसे देखकर इश्की डरते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं पीना, उल्टी हो जाएगी। राजवीर इश्की को समझाते हुए बोला, नहीं होगी उल्टी, इसे पियो और उल्टी हो भी गई तो क्या ही हो जाएगा। इश्की मना करने लगी लेकिन फिर भी राजवीर ने उसे प्यार से मना लिया और वो पूरा दूध उसे पिला दिया। दूध पीने के बाद इश्की ने राजवीर का हाथ पकड़ लिया और उसे हक करके लेट गई। ये देखकर राजवीर मुस्कुराने लगा और बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम आराम करो। इश्की रोने जैसी आवाज में बोली, नहीं मुझे अब आप पर भरोसा नहीं है, पहले भी यही कहा था आपने लेकिन रात को आप नहीं आए मेरे पास। ये सुनकर राजवीर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, बस अब रोना नहीं। राजवीर इश्की के पास ही बैठा रहा क्योंकि उसे पता था कि इस तोड़ का असर भी बुरा होने वाला था और इससे इश्की की तबीयत खराब होगी, इसलिए वो अब एक पल भी इश्की को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। इश्की फिर से सो चुकी थी और राजवीर उसके सिर को सहला रहा था कि तभी उसे फील हुआ कि इश्की का सिर धीरे धीरे गर्म हो रहा था। राजवीर ने डॉक्टर को बुलाया और उन्हें इश्की को चेक करने के लिए बोला। तभी राजवीर का फोन बजने लगा। राजवीर ने देखा कि किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। अननोन नंबर देखते ही राजवीर को उस इंसान की याद आ गई जो इश्की को लेकर उसे धमकी दे रहा था। राजवीर ने जल्दी से कॉल को उठा लिया। सामने से आवाज आए, मुझे पता चला कि तुम्हारी बीवी बच गई है। वेल वो बच गई क्योंकि मैंने उसे बचने दिया, मैंने ज्यादा डोज दिया ही नहीं था। वैसे देखा तुमने कितनी आसानी से मैंने उस तक जहर पहुंचा दिया, जरा सोचो अगर मैंने उसे कोई दूसरा जहर दिया होता तो वो तुरंत ही मर जाती। ये बोलकर वो आदमी हंसने लगा। फिर आगे बोला, वैसे मुझे ये भी पता चला है कि तुमने अपने आदमी मेरे पीछे लगा दिए हैं, लेकिन क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ दिखता हूँ जो मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ में आ जाऊंगा? मुझे अच्छे से पता है कि मेरे सामने राजवीर सिंघानिया है, मुझ तक पहुंचने में उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी, इसलिए तो मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की है। ये बोलकर वो आदमी और तेज हंसने लगा। राजवीर बोला, सही है, प्लानिंग कर रखी है, जरूरत भी है तुम्हें, लेकिन मुझे किसी प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। वो कहते हैं न मछली चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, कांटे में फंसने के बाद वो किलो के भाव ही बिकती है। वैसे ही तुझे जितनी तेज तैरना है तैर ले, रवि खुराना। ये सुनकर सामने फोन पर आदमी एकदम से चुप हो गया। राजवीर आगे बोला, तुझे क्या लगा तू मेरी जान पर वार करेगा और मुझे तेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा? राजवीर अपने दोस्तों से ज्यादा अपने दुश्मनों की खबर रखता है। रवि हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें अगर मेरे बारे में पता भी चल गया तो क्या, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। वो क्या है ना, तुम्हारी प्यारी बहन मुझसे प्यार करने लगी है, और वो भी ऐसा वैसा वाला नहीं, सच्चा वाला, और वो मुझे तुमसे प्रोटेक्ट करेगी। वो जब तक है मुझे तो कुछ नहीं होने वाला। राजवीर बोला, तुम सिर्फ तब तक जिंदा हो जब तक उसकी आंखों पर प्यार की झूठी पट्टी बंधी है और वो बहुत जल्द हट जाएगी, फिर तुम्हारा खेल खत्म। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने ये बोलकर फोन कट कर दिया और वापस डॉक्टर के पास चला गया तो डॉक्टर बोले, सर ये उसी तोड़ का अफेक्ट है, इसलिए इनका शरीर गर्म हो रहा है, कुछ देर में बुखार उतर जाएगा लेकिन वापस आ सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राजवीर ने हाँ में सिर हिलाया और डॉक्टर वहां से चले गए। राजवीर बस एक टक इश्की को ही देखे जा रहा था, कोई अभी नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। मिशा वार्ड के अंदर आई तो राजवीर उससे बोला,
मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जैसे ही उठे मुझे फ़ोन कर देना। मिशा बोली, ठीक है भाई। राजवीर हॉस्पिटल से निकलकर एक सुनसान जगह पर गया और खाली जगह को देखने लगा। शायद इसलिए क्योंकि अभी उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। राजवीर नीचे बैठ गया और इश्की के साथ बिताए हर पल को याद करने लगा। फिर उसे इश्की की तबीयत खराब होना याद आया कि कैसे वो बेजान सी हो गई थी। ये सब याद करके राजवीर खुद से बोला, कितना कोशिश किया कि मैं तुमसे प्यार ना करूं। पहली बार के बाद से हर पल तुम याद आती थी, लेकिन कभी भी तुम्हारे बारे में पता नहीं किया, शायद इस डर से कि मैं अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और वही हुआ। तुम मेरे ही घर आ गई और हर पल मेरी आंखों से सामने रहने लगी। न चाहते हुए भी मैं तुम्हें अपने पास ले ही आया, और आज उसी की सजा तुम्हें मिल रही है। मेरे किसी दुश्मन ने तुम्हें टारगेट किया। फिर राजवीर आगे बोला, तुम्हें इतना दर्द हुआ, वो भी मेरी वजह से, और इसलिए मैं कभी नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो। बाहर हर पल तुम्हें इग्नोर किया, किसी के सामने तुमसे बात नहीं की, हमेशा दूर रहा जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो, और आज तुम मौत के इतने करीब आ गई थी। मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कभी तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। ये मिशा का कॉल था, तो राजवीर ने खुद को संभालकर कॉल पिक किया। लेकिन सामने से इश्की की आवाज आए, राजवीर आप कहाँ चले गए, मुझे छोड़कर। राजवीर प्यार से बोला, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तब तक तुम खाना खा लो। इश्की रोने जैसी आवाज में बोली, नहीं मुझे सिर्फ आपके हाथ से खाना है, आप आ जाए ना जल्दी से। राजवीर बोला, अच्छा मैं आ रहा हूँ, बस 5 मिनट, तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने चाहिए, ओके। ओक। इश्की बोली। एपिसोड 72। सुबह के वक्त हॉस्पिटल में इश्की धीरे धीरे उठते हुए राजवीर का नाम लिए जा रही थी। तभी वार्ड का दरवाजा खोलकर राजवीर अंदर आया और देखने लगा। मिशा इश्की का हाथ पकड़कर उसके बगल में बैठी थी। कोमल दादी को लेकर वापस घर चली गई थी, क्योंकि उन्हें रेस्ट की जरूरत थी। इस वक्त सिर्फ मिशा ही इश्की के साथ थी। मिशा वार्ड का दरवाजा खुलने की आवाज सुन उस तरफ देखने लगी। राजवीर को देखकर मिशा जल्दी से उसके पास गई और बोली, भाई इश्की होश में आ गई है और आपका ही नाम लिए जा रही है। रात में भी बीच बीच में उठ जा रही थी और बस आपके बारे में ही पूछे जा रही थी। फिर इंजेक्शन देकर उसे सुलाया गया। उद्धरण चिन्ह। मिशा की बात सुनकर राजवीर इश्की की तरफ देखने लगा, जो उसी का नाम लिए जा रही थी। राजवीर बोला, अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूं ना, अब कुछ नहीं होगा। ये बोलकर राजवीर इश्की के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक हाथ से उसके सिर को सहलाते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगा। राजवीर बोला, इश्की उठो, सुबह हो गई, बहुत सोती हो तुम, उठो चलो। जैसे ही राजवीर की आवाज इश्की के कानों में पड़ी, इश्की बोली, राजवीर। राजवीर प्यार से उसके सिर पर किस करके बोला, हाँ बच्चा मैं ही हूँ, उठो चलो। इश्की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसे राजवीर अपने सामने दिखाई दिया। राजवीर भी इश्की की आंखों में देख रहा था, जो धीरे धीरे नीली पड़ रही थी और उसके लिप्स भी नीले पड़ चुके थे, साथ ही उसका पूरा चेहरा भी सूख सा गया था। इश्की अपनी धीमी आवाज में बोली, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर। राजवीर बोला, मैं बस डॉक्टर के पास गया था और मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर राजवीर ने कॉल करके दूध मंगवाया, जिससे वो इश्की को जहर का तोड़ पिला सके। डॉक्टर भी वहां आ गए। राजवीर ने पहले ही उन्हें उस तोड़ के बारे में उन्हें बता दिया था, जिससे एक बार वो कंफर्म हो सके कि उससे इश्की को और दिक्कत ना हो। थोड़ी देर में ही दूध आ गया और राजवीर ने उसमें वो तोड़ मिला दिया और इश्की को पीने के लिए दे दिया, जिसे देखकर इश्की डरते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं पीना, उल्टी हो जाएगी। राजवीर इश्की को समझाते हुए बोला, नहीं होगी उल्टी, इसे पियो, और उल्टी हो भी गई तो क्या ही हो जाएगा। इश्की मना करने लगी, लेकिन फिर भी राजवीर ने उसे प्यार से मना लिया और वो पूरा दूध उसे पिला दिया। दूध पीने के बाद इश्की ने राजवीर का हाथ पकड़ लिया और उसे हक करके लेट गई। ये देखकर राजवीर मुस्कुराने लगा और बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम आराम करो। इश्की रोने जैसी आवाज में बोली, नहीं मुझे अब आप पर भरोसा नहीं है, पहले भी यही कहा था आपने, लेकिन रात को आप नहीं आए मेरे पास। ये सुनकर राजवीर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, बस अब रोना नहीं। राजवीर इश्की के पास ही बैठा रहा, क्योंकि उसे पता था कि इस तोड़ का असर भी बुरा होने वाला था और इससे इश्की की तबीयत खराब होगी। इसलिए वो अब एक पल भी इश्की को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। इश्की फिर से सो चुकी थी और राजवीर उसके सिर को सहला रहा था कि तभी उसे फील हुआ कि इश्की का सिर धीरे धीरे गर्म हो रहा था। राजवीर ने डॉक्टर को बुलाया और उन्हें इश्की को चेक करने के लिए बोला। तभी राजवीर का फोन बजने लगा। राजवीर ने देखा कि किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। अननोन नंबर देखते ही राजवीर को उस इंसान की याद आ गई, जो इश्की को लेकर उसे धमकी दे रहा था। राजवीर ने जल्दी से कॉल को उठा लिया। सामने से आवाज आए, मुझे पता चला कि तुम्हारी बीवी बच गई है। वेल वो बच गई क्योंकि मैंने उसे बचने दिया, मैंने ज्यादा डोज दिया ही नहीं था। वैसे देखा तुमने कितनी आसानी से मैंने उस तक जहर पहुंचा दिया। जरा सोचो, अगर मैंने उसे कोई दूसरा जहर दिया होता तो वो तुरंत ही मर जाती। ये बोलकर वो आदमी हंसने लगा।
फिर आगे बोला, वैसे मुझे ये भी पता चला है कि तुमने अपने आदमी मेरे पीछे लगा दिए हैं, लेकिन क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ दिखता हूँ जो मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ में आ जाऊंगा? मुझे अच्छे से पता है कि मेरे सामने राजवीर सिंघानिया है, मुझ तक पहुंचने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इसलिए तो मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की है। ये बोलकर वो आदमी और तेज हंसने लगा। राजवीर बोला, सही है, प्लानिंग कर रखी है, जरूरत भी है तुम्हें, लेकिन मुझे किसी प्लानिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो कहते हैं न, मछली चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, कांटे में फंसने के बाद वो किलो के भाव ही बिकती है। वैसे ही तुझे जितनी तेज तैरना है तैर ले, रवि खुराना। ये सुनकर सामने फोन पर आदमी एकदम से चुप हो गया। राजवीर आगे बोला, तुझे क्या लगा तू मेरी जान पर वार करेगा और मुझे तेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा? राजवीर अपने दोस्तों से ज्यादा अपने दुश्मनों की खबर रखता है। रवि हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें अगर मेरे बारे में पता भी चल गया तो क्या, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। वो क्या है ना, तुम्हारी प्यारी बहन मुझसे प्यार करने लगी है, और वो भी ऐसा वैसा वाला नहीं, सच्चा वाला, और वो मुझे तुमसे प्रोटेक्ट करेगी। वो जब तक है मुझे तो कुछ नहीं होने वाला। राजवीर बोला, तुम सिर्फ तब तक जिंदा हो जब तक उसके आंखों पर प्यार की झूठी पट्टी बंधी है, और वो बहुत जल्द हट जाएगी, फिर तुम्हारा खेल खत्म। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने ये बोलकर फोन कट कर दिया और वापस डॉक्टर के पास चला गया तो डॉक्टर बोले, सर ये उसी तोड़ का अफेक्ट है, इसलिए इनका शरीर गर्म हो रहा है, कुछ देर में बुखार उतर जाएगा लेकिन वापस आ सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राजवीर ने हाँ में सिर हिलाया और डॉक्टर वहां से चले गए। राजवीर बस एक टक इश्की को ही देखे जा रहा था, कोई अभी नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। मिशा वार्ड के अंदर आई तो राजवीर उससे बोला, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जैसे ही उठे मुझे फोन कर देना। मिशा बोली, ठीक है भाई। राजवीर हॉस्पिटल से निकलकर एक सुनसान जगह पर गया और खाली जगह को देखने लगा, शायद इसलिए क्योंकि अभी उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। राजवीर नीचे बैठ गया और इश्की के साथ बिताए हर पल को याद करने लगा। फिर उसे इश्की की तबीयत खराब होना याद आया कि कैसे वो बेजान सी हो गई थी। ये सब याद करके राजवीर खुद से बोला, कितना कोशिश किया कि मैं तुमसे प्यार ना करूं, पहली बार के बाद से हर पल तुम याद आती थी, लेकिन कभी भी तुम्हारे बारे में पता नहीं किया, शायद इस डर से कि मैं अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, और वही हुआ। तुम मेरे ही घर आ गई और हर पल मेरी आंखों से सामने रहने लगी, न चाहते हुए भी मैं तुम्हें अपने पास ले ही आया, और आज उसी की सजा तुम्हें मिल रही है। मेरे किसी दुश्मन ने तुम्हें टारगेट किया। फिर राजवीर आगे बोला, तुम्हें इतना दर्द हुआ, वो भी मेरी वजह से, और इसलिए मैं कभी नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो। बाहर हर पल तुम्हें इग्नोर किया, किसी के सामने तुमसे बात नहीं की, हमेशा दूर रहा जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो, और आज तुम मौत के इतने करीब आ गई थी। मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कभी तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। ये मिशा का कॉल था तो राजवीर ने खुद को संभाल कर कॉल पिक किया, लेकिन सामने से इश्की की आवाज आए, राजवीर आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? राजवीर प्यार से बोला, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तब तक तुम खाना खा लो। इश्की रोने जैसी आवाज में बोली, नहीं मुझे सिर्फ आपके हाथ से खाना है, आप आ जाए ना जल्दी से। राजवीर बोला, अच्छा मैं आ रहा हूँ, बस 5 मिनट, तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने चाहिए, ओके? ओक। इश्की बोली। हॉस्पिटल में राजवीर वापस इश्की के पास आया और बोला, ये सब क्या है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है? इश्की राजवीर को देखते ही उसके गले लग गई और बोली, मुझे आपके हाथ से खाना है। राजवीर ने प्यार से इश्की के बाल को सहलाया और बोला, ठीक है। ये बोलकर राजवीर इश्की को खाना खिलाने लगा। तभी उस वार्ड में मिशा के साथ रेहान आ गया। उसे देखकर इश्की बोली, ये बंदर यहाँ क्या कर रहा है? ये सुनकर रेहान बोला, मैंने सुना है कि एक छिपकली बीमार पड़ गई है, उसी को देखने आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। अपने लिए छिपकली वर्ड सुनकर इश्की राजवीर की तरफ देखकर बोली, देखा आपने, ये मुझे छिपकली कह रहा है। राजवीर बोला, तुमने भी तो इसे पहले बंदर कहा था। इश्की बोली, आपको मेरी साइड लेनी है ना कि रेहान की? राजवीर बोला, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, बस जो फैक्ट्स है वो बोल रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। रेहान बोला, वही तो सर, कभी गलत का साथ नहीं देते हैं और डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल नहीं करते हैं। उद्धरण चिन्ह। इश्की चिढ़ते हुए बोली, व्हाटएवर। कुछ देर बाद राजवीर इश्की को खाना खिला के कुछ काम करने लगा। मिशा और रेहान इश्की से बात करने लगे। रात का वक्त। इश्की जिद करते हुए बोली, राजवीर मुझे घर जाना है। राजवीर बोला, ठीक है, बस 2 दिन और फिर चलेंगे घर। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, नहीं मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, पूरा दिन बस बेड पर पड़े रहो, मैं बोर हो जाती हूँ, मुझे घर जाना है। राजवीर बोला, अच्छा तो तुम बोर हो जाती हो तो मैं तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इश्की ने पूछा, क्या? 1 मिनट। राजवीर ने अपने फोन में एक सॉन्ग प्ले किया और इश्की को अपनी गोद में उठा लिया। फिर वो बोला, लेट्स डांस। ये बोलकर राजवीर इश्की को गोद में लेकर ही डांस करने लगा।
इश्की ने भी राजवीर के गले में हाथ डाल दिया और प्यार से राजवीर को देखने लगी। डांस करने के बाद राजवीर ने इश्की को बेड पर बैठा दिया और बोला, और कोई फरमाइश? इश्की बोली, नहीं मुझे अब नींद आ रही है लेकिन मुझे कल घर जाना है, आप डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। राजवीर बोला, ठीक है लेकिन हम घर तभी जाएंगे जब डॉक्टर डिस्चार्ज करेंगे, नहीं तो तुम जिद नहीं करोगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्किका में सिर हिला दिया। इश्की के सोने के बाद राजवीर ने समर को कॉल किया और बोला, रवि कहाँ है, कुछ पता चला? समर ने बोला, नो सर, आई थिंक वो आउट ऑफ इंडिया है। राजवीर बोला, वो कहीं भी क्यों ना हो उसे ढूंढो और हाँ, वो रूही से ना मिल सके इस बात का ध्यान रखना और रूही की सिक्योरिटी बढ़ा दो। समर बोला, ऑक्सर। समर से बात करने के बाद राजवीर इश्की की तरफ देखने लगा जो नींद में भी बहुत बेचैन लग रही थी, तो राजवीर आकर धीरे से उसके बगल में उसे हक करके सो गया। राजवीर के हक करते ही इश्की की बेचैनी खत्म हो गई और नींद में भी उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। सुबह के वक्त सिंघानिया हाउस के लिविंग रूम में इस वक्त पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था, सिवाय राजवीर और इश्की के, क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे। अर्नव के सामने एक आदमी बैठा था जो उससे बोला, देखिए मिस्टर सिंघानिया, मुझे पता है कि ऐसे अचानक ये बात आप सबके लिए बहुत शॉकिंग है, लेकिन आप मेरी भी मजबूरी को समझिए। मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती है और अब तो डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि वो कुछ दिन की मेहमान है और उनकी आखिरी तमन्ना है कि वो अपने पोते की शादी देख ले, आप समझ सकते हैं ना? अर्नव बोले, मिस्टर खुराना, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ लेकिन 2 दिन में शादी और अभी घर पर राजवीर भी नहीं है, यहाँ तक कि इश्की की तबीयत भी ठीक नहीं है, इन सब के बीच में हम शादी अभी कैसे कर सकते हैं? मिस्टर खुराना बोले, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? रूही रवि से प्यार करती है और रवि रूही से, तो राजवीर को इन सब से क्या दिक्कत होगी? और रही बात इश्की की, तो उसे आज या कल डिस्चार्ज तो मिल ही जाना है। मिस्टर खुराना आगे बोले, वैसे भी पंडित ने कहा है कि 3 दिन के बाद का मुहूर्त शुभ है, उसके बाद सीधे 6 महीने बाद का है, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अगर बात मेरी मॉम की नहीं होती तो मुझे क्या दिक्कत होती, लेकिन आप समझ रहे हैं ना? अर्नव बोले, मुझे आपकी बात समझ आ रही है, मैं शाम तक आपको बताता हूँ। मिस्टर खुराना बोले, ठीक है लेकिन जल्दी बता दीजिएगा, फिर हमें शगुन भी तो लाना है ना? उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो वहां से चले गए। दादी बोली, अचानक से इनकी मॉम की तबीयत इतनी कैसे खराब हो गई और 3 दिन में शादी, मतलब तैयारियां कैसे होंगी? उद्धरण चिन्ह। कोमल बोली, माँ तैयारियां तो फिर भी हो जाएगी लेकिन हमें राजवीर को बताना होगा। उद्धरण चिन्ह। दादी बोली, वही तो, हद कर दी इन लोगों ने भी, वहाँ बच्ची इतनी बड़ी मुसीबत से बची है और हॉस्पिटल में है और इन्हें यहाँ शादी की पड़ी है। उद्धरण चिन्ह। मिशा रूही के रूम में गई और उसने देखा कि रूही किसी से कॉल पर बात कर रही थी। मिशा बोली, अरे अब बस भी कर दे, कितनी बात करोगी? आज तो इनके पिता सीधे शादी का ऑफर लेकर आ गए, वो भी 3 दिन के बाद का। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ने रूही कॉल कट कर दी और बोली, व्हाट? अंकल इसलिए आए थे? मिशा बोली, हाँ। रूही बोली, अरे यार, मैं कुछ दिन ट्रिप पर क्या चली गई, मेरे पीछे क्या क्या नहीं हो गया, लेकिन रवि ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, ऐसा अचानक क्यों? मिशा बोली, मुझे नहीं पता, बोल रहे थे कि उनके मॉम की तबीयत खराब रहती है तो उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। रूही बोली, पर रवि ने तो नहीं बताया कि उनकी दादी की तबीयत खराब है। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, तुम ट्रिप पर थी इसलिए नहीं बताया होगा। रूही गुस्से में बोली, हाँ, जैसे तुम सब ने मुझे इश्की के बारे में नहीं बताया था। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, उसके बारे में क्या बताते, कुछ बताने लायक ही नहीं था, कोई अपने होश में नहीं था, सब बस इसी कोशिश में थी कि कैसे भी इश्की ठीक हो जाए। उद्धरण चिन्ह। रूही बोली, भाई को कितनी तकलीफ हुई होगी ना, वो कितना प्यार करते हैं उससे और इश्की को उस हाल में देखकर कितना दर्द हुआ होगा उन्हें, और वो तो किसी को कुछ बताते भी नहीं है, सब अपने अंदर रखते हैं। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, हाँ तुम सही बोल रही हो, लेकिन भाई बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हाँ, प्यार में उन्होंने इश्की को पूरा बिगाड़ के रख दिया है। तुम्हें पता है हॉस्पिटल में वो भाई के बिना एक पल नहीं रहना चाहती थी, हर वक्त राजवीर 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 करती रहती है, वो तो अब उनके हाथों से ही खाना खाती है, उसे इतना बिगाड़ दिया है भाई ने। उद्धरण चिन्ह। रूही हंसकर बोली, वो बस खुश रहे, वैसे भी बचपन से कभी कोई अपना नहीं मिला है उसे, तो अब भगवान उसे इंटरेस्ट के साथ सब कुछ दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। रूही कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन मुझे अभी भी इस सडन शादी का मतलब समझ नहीं आया है, मैंने तो अभी तक रवि को हाँ भी नहीं किया है, तो यूँ अचानक शादी की बात और उसकी दादी की तबीयत का खराब होना कुछ समझ नहीं आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। आखिर क्यों करवाने चाहते हैं मिस्टर खुराना रवि की इतनी जल्दी शादी? ऐसी भी कौन सी दुश्मनी है किसी की इश्की के साथ जो आज वो इस हालत में है? क्या राजवीर अपनी बहन के सामने रवि की सच्चाई ला पाएगा? एपिसोड 73। राजवीर का रूम। राजवीर ने इश्की को अपने बेड पर बैठाया और बोला, अब खुश हो, जिद जो पूरी हो गई, घर जाना है की रट लगा रखी थी। उद्धरण चिन्ह।
इस पर इश्की ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, जब सारे टेस्ट हो ही गए थे और ट्रीटमेंट घर से भी हो सकता था तो मैं क्यों वहां पर रहती, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था वहां पर और आपको भी तो प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे पता है। राजवीर इश्की के गाल पर हाथ रख कर बोला, वहां पर तुम जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाती। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, आप साथ हो ना, मैं यहाँ भी बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। तभी राजवीर का फोन बजने लगा। उसने देखा कि समर कॉल कर रहा था तो राजवीर इश्की से बोला, मैं बस ये कॉल अटेंड करके आता हूँ, तुम रेस्ट करो। उद्धरण चिन्ह। इस पर इश्की ने अपना सिर हिला दिया और राजवीर ने उसे लेटाकर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और खुद स्टडी रूम में चला गया। वहां जाकर राजवीर ने समर को कॉल किया, कहो क्या कहना था। सर रवि का पता चल गया है, वो अपने घर वापस आ गया है। और ये बोलकर समर चुप हो गया। राजवीर बोला, और क्या, आगे बोलो। समर बोला, सर रवि के फादर आज सुबह आपके घर आए थे, रवि और रूही मैम की शादी की बात करने। वो चाहते हैं कि ये शादी 3 दिन में हो जाए। आई एम श्योर कि ये उनकी कोई नई चाल है। उद्धरण चिन्ह। राजवीर समर से बोला, ऑफ कोर्स ये एक चाल ही है, उसे लगता है ये सब करके वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसे शादी करना है ना, तो मैं भी करवाता हूँ उसकी शादी, तुम बस वो करो जो मैं बोलता हूँ। उसने समर को कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे दिए। उसके बाद राजवीर ने स्टडी रूम से बाहर निकलकर इश्की के पास जाकर देखा, जो इस वक्त सो रही थी। राजवीर एक स्माइल के साथ इश्की को देखने लगा और याद करने लगा कि कैसे घर जाने के लिए उसने पूरा हॉस्पिटल सिर पर उठा लिया था। जो सामान मिल रहा था उसे नर्स पर फेंक रही थी और किसी को भी चेकअप नहीं करने दे रही थी। जब तक उसे राजवीर से अच्छी खासी डांट नहीं पड़ गई, लेकिन फिर भी उसने घर वापस आने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल कर राजवीर को मना ही लिया। और राजवीर तो हर बार अपने प्यार के आगे घुटने टेक देता था, इस बार भी यही हुआ। इश्की की जिद की ही जीत हुई। राजवीर उसके सिर पर किस करके बोला, मेरी जिद्दी बीवी। उसके बाद राजवीर नीचे लिविंग हॉल में आ गया और देखा कि वहां दादी बैठी हुई थी। उनके पास जाकर राजवीर उनसे बोला, मिस्टर खुराना को क्या जवाब दिया है आप सब ने। राजवीर की बात सुनकर दादी बोली, हम तो तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। राजवीर, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा फैसला यूं अचानक कैसे ले ले। राजवीर सोफे पर बैठते हुए बोला, इसमें इतना क्या सोचना, ये फैसला रूही का है, वो डिसाइड करेगी उसे क्या करना है, आप उसी से पूछ लीजिए। रूही भी बाहर से आ रही थी और आते ही वो राजवीर को देखते हुए दादी के बगल में बैठ गई। राजवीर रूही से बोला, तुमने क्या सोचा है। रूही बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। राजवीर बोला, ठीक है फिर फैसला हो गया। तभी अर्नब जो अपने रूम से आ रहे थे उन्होंने भी रूही की बात सुन ली थी। वो आकर बोले, लेकिन बेटा तुम्हें तो टाइम चाहिए था ना, सुबह मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने यही कहा था, फिर ऐसे अचानक क्यों हाँ कर रही हो। रूही बोली, डैड मैंने दोबारा सोचा और फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई तो मैं भाई की बात से एग्री हो गई। उद्धरण चिन्ह। अर्नब बोले, ठीक है फिर उन्हें फोन करके कह देता हूँ कि कल सगुन लेकर आ जाए। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने एक नज़र रूही को देखा और फिर वहां से वापस अपने रूम में जाकर काम में लग गया। तभी उसके पास रवि का कॉल आया। कॉल देखकर राजवीर स्माइल करने लगा और थोड़ी देर बाद कॉल को रिसीव कर लिया। सामने से रवि बोला, तो मिस्टर राजवीर सिंघानिया, क्या हुआ, आपकी पावर कहाँ गई। देखिए अब तो मैं घर भी वापस आ गया, आप जब चाहे मुझे पकड़ सकते हैं। अरे वेट, लेकिन कैसे, मेरी तो शादी फिक्स हो गई है आपकी प्यारी बहन के साथ, अब आप क्या करोगे। ये शादी तो होकर रहेगी और अगर आपने शादी से पहले मुझे कुछ भी किया तो आपकी बहन का क्या होगा। वो कैसे रहेगी, वो तो दुख के दरिया में डूब जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर रवि जोर से हंसने लगा। राजवीर बोला, तुमने वो कहावत तो सुनी है रवि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक वैसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बीच में इश्की को लाकर, अगर नहीं लाते तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन तुमने मुझसे बदला लेने के चक्कर में उस मासूम को तकलीफ दी और इस बात के लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगा। तुम अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हो, रुक जाओ नहीं तो बहुत पछताओगे, इसे मेरी धमकी नहीं चेतावनी समझ लो। ये बोलकर राजवीर ने कॉल कट कर दिया। तारांकन, रवि का घर। राजवीर से बात करने के बाद रवि ने गुस्से में अपने फोन को फेंक दिया जिससे वो टूट गया। वो गुस्से में बोला, राजवीर सिंघानिया, आखिर किस बात का इतना घमंड है तुम्हें। पैसे और पावर का, वो तो मेरे पास भी है, लेकिन एक बात समझ लो, जब तक मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ न छीन लूं तब तक मैं भी शांत नहीं बैठने वाला हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने मेरा प्यार खोया है और अब मैं तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लूंगा। जान बसती है न तुम्हारी उस लड़की में, मैं उसकी सांसें छीन लूंगा। बस एक बार ये शादी हो जाए तब देखता हूँ कि तुम कैसे अपनी बहन का सुहाग उजाड़ते हो। तारांकन, सिंघानिया हाउस। रात का वक्त। सभी लोग लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे कि वेडिंग प्रिपरेशन के लिए कि कैसे क्या तैयारी करनी और किसे हायर करना है, शॉपिंग कैसे करनी है, ये सब डिस्कस हो रहा था। तभी मिशा इश्की को पकड़ के धीरे धीरे नीचे आने लगी। सबकी नज़र उस पर ही अटक गई।
कोमल उठकर इश्की के पास आए और बोली, बेटा तुम नीचे क्यों आए? तुम्हें तो अभी रेस्ट करना चाहिए। इश्की उदास आवाज में बोली, इतने दिन से पूरे टाइम रेस्ट ही करती रही, वो हो गई अब तो सो सो कर। उद्धरण चिन्ह। तभी दादी बोली, वही तो पूरा समय बच्ची रूम में थी और हॉस्पिटल में भी बेड पर ही बैठा के रखते थे, वो हो रही होगी ये। आजा बेटा यहाँ आकर मेरे पास बैठ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मिशा ने इश्की को दादी के बगल में बैठा दिया। कोमल दादी को देखते हुए बोली, माँ मैंने डिजाइनर को कॉल कर दिया है, वो कल आ जाएगी और ज्वेलरी के लिए भी कॉल कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की बोली, ये सब क्या हो रहा है? इश्की की बात सुनकर दादी बोली, बेटा तुम्हें पता नहीं है क्या, 3 दिन में रूही की शादी है। इश्की बोली, नहीं दादी मुझे किसी ने नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह। इश्की के मुंह से ये सुनकर मिशा जो अभी कॉफी पी रही थी अचानक खांसने लगी और हकलाकर बोली, सॉरी इश्की, वो मैं तुझे ये बताना ही भूल गई थी। वो ये सब इतना सडन हुआ और मुझे लगा कि भाई ने बता दिया होगा इसलिए न ही बात की इस टॉपिक पर। इश्की बोली, ये अच्छा है मैं कुछ दिन बीमार क्या पड़ी, सब लोग मुझे भूल गए, इतनी बड़ी बात मुझे किसी ने नहीं बताई। दिया आपने भी नहीं बताई ना। उद्धरण चिन्ह। रूही अपनी सफाई देते हुए बोली, इश्की मैं तो खुद कल आई हूँ और अचानक ये सब हुआ, ऊपर से तुम्हारे बारे में पता चला, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, प्लीज गुस्सा मत करो। तभी बाहर से आते हुए मिहिर बोला, व्हाट्सअप ब्यूटीफुल लेडीज, क्या चल रहा है यहाँ पर? और मेरी प्यारी दीदो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग। मिहिर की सडन एंट्री से सभी लोग शॉक हो गए और कोमल उसका कान पकड़ते हुए बोली, पहले तुम ये बताओ कि दुनिया के कौन से कोने में घूमने गया था जहाँ पर तुम्हारा फोन लग ही नहीं रहा था? तुम्हें पता भी है इन दिनों क्या क्या हो गया और तुम्हें कितना फोन ट्राई किया लेकिन एक बार भी नहीं लगा। तुम ना एक काम करो, किचन में जाओ, गैस ऑन करो और फोन को जला दो। उद्धरण चिन्ह। मिहिर एक्टिंग करते हुए बोला, मॉम पहले आप कान तो छोड़िए, मैं बताता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। कोमल बोली, क्या हुआ था बता। मिहिर बोला, बताता हूँ पहले कान छोड़िए। ये कहकर उसने अपने कान की तरफ इशारा किया। ये देखकर कोमल ने उसका कान छोड़ दिया और बोली, शुरू कर अब अपनी रामायण। मिहिर बोला, तो मॉम बात यह है कि मैं गया था स्विट्जरलैंड और जिस जगह मैं था वहाँ इतनी हैवी स्नोफॉल हुई कि सारे कनेक्शन टूट गए। जैसे ही वेदर साफ हुआ मैं निकल गया वहाँ से, और जैसे ही मैंने इंडिया लैंड किया मुझे मिशा का कॉल आ गया और उसने मुझे दी की शादी के बारे में बता दिया। उद्धरण चिन्ह। ये सब सुनकर इश्की बोली, मिहिर यहाँ था भी नहीं लेकिन उसे भी मुझसे पहले दी की शादी के बारे में पता चल गया, बस मुझे ही नहीं पता था। उद्धरण चिन्ह। कोमल प्यार से इश्की को बोली, इश्की बेटा तुम इतनी सैड क्यों हो रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटा अभी। उद्धरण चिन्ह। तभी मिहिर तपाक से बोला, क्यों, क्या हुआ है इश्की को? अगर सही वक्त पर फोन लग जाता तो बता देती, लेकिन अब कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। ये बोलकर कोमल अपने रूम में जाने लगी और मिहिर उनके पीछे उन्हें मारने चला गया। ये देखकर सभी लोग हंसने लगे, दादी भी अपने रूम में चली गई। तभी राजवीर नीचे आया और इश्की से बोला, चलो अब वापस रूम में जाकर रेस्ट करो। ये बोलकर राजवीर इश्की को अपनी गोद में उठाकर रूम में चला गया। रूम में जाकर इश्की राजवीर से बोली, आपने क्यों नहीं बताई दी की शादी के बारे में मुझे? राजवीर इश्की को बेड पर लेटाते हुए बोला, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी ये बात। उद्धरण चिन्ह। इश्की उचकते हुए बोली, अच्छा इम्पोर्टेंट कैसे नहीं थी ये बात? दी की शादी हो रही है वो भी 3 दिन में, आपको पता है मुझे कितनी एक्साइटमेंट होती है किसी की शादी में। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने इश्की के पास बैठते हुए पूछा, किसी और की शादी की एक्साइटमेंट तुम्हें क्यों होती है? इश्की खुश होते हुए बोली, क्योंकि मुझे शादी की सारी रस्में देखना बहुत अच्छा लगता है, कितनी सुंदर फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि पूरा घर पवित्र हो गया हो, और सबसे जरूरी बात, शादी की सभी रस्मों में रेडी होना कितना मजेदार होता है। राजवीर इश्की को धमकाते हुए बोला, समझ गया मैं, लेकिन मेरी एक बात तुम भी सुन लो, अगर एक भी रस्म में तुम मुझे उछल कूद करते हुए दिखी तो मैं तुम्हें रूम में बंद कर दूंगा, फिर देखती रहना रस्में, और हाँ तुम्हें जो भी चाहिए सब यही आ जाएगा। तो घर से बाहर जाने की भी जिद मत करना, अभी तुम ठीक नहीं हुई हो इसलिए पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो जिस हॉस्पिटल रूम में तुमने आज हंगामा मचाया है ना, वहीं 1 महीने के लिए एडमिट करवा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सब सुनकर इश्की बेड पर लेट गई और खुद से बोली, डेविल कहीं के, जब देखो तब बच्ची को धमकाते रहते हैं या फिर डांटते रहते हैं। इश्की ऐसे मत करो, इश्की वैसे मत करो, इधर मत जाओ उधर मत जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सब देखकर राजवीर सीरियस टोन में बोला, मुझे कोसना और मेरी एक्टिंग करना हो गया हो तो सो जाओ अब। उद्धरण चिन्ह। इश्की ने ये सुनते ही अपनी आंखें जल्दी से बंद कर ली। एपिसोड 74। इश्की का डिजाइनर गुस्सा। नेक्स्ट डे। शादी की सभी रस्में शुरू हो गई थी। खुराना परिवार शगुन लेकर आ गया था। सभी लोग खुश नजर आ रहे थे, लेकिन किसे पता था कि ये शादी इतनी भी आसान और खुशियों से भरी हुई नहीं थी।
जब शगुन की रस्म हो रही थी तब राजवीर ने इश्की को बाहर जाने नहीं दिया था, जिस बात से इश्की अपना मुंह फुलकर बैठी थी और जिद करने की वजह से उसे डांट भी पड़ चुकी थी। थोड़ी देर बाद मिशा रूम में आए और इश्की को नाराज और चुपचाप बेड पर बैठा देखकर बोली, इश्की तुझे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों दिख रही है। तभी राजवीर की आवाज आई। वो बोला, कुछ नहीं हुआ है, बस बाहर जाकर उछल कूद करना था इसे और मैंने मना कर दिया। उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं था, राजवीर इश्की को बाहर नहीं जाने देना चाहता था, वो बस इश्की को खुराना परिवार के सामने नहीं जाने देना चाहता था। उसे डर था कि कहीं कोई इश्की को नुकसान न पहुंचा दे। इश्की राजवीर पर गुस्सा करते हुए बोली, मैं क्या 5 साल की बच्ची हूं जो बाहर जाकर उछल कूद करूंगी। मुझे पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और जितना हो सके मुझे रेस्ट करना है। मैं नीचे जाकर आराम से चेयर पर बैठ जाती, मुझे तो बस रस्में देखनी थी। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, अभी रस्में शुरू ही हुई है, शादी में बहुत सारी रस्में होती है, देखती रहना आराम से। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की ने अपना मुंह बंद लिया और मिशा की तरफ देखकर बोली, तू बोल, तू किस लिए आई थी। मिशा बोली, मैं तो तुझे बुलाने आई थी, वो डिजाइनर आए हैं, चल लहंगा पसंद कर ले और अपना मेजरमेंट दे दे। उद्धरण चिन्ह। इश्की खुश होते हुए बोली, हाँ चल। फिर रुककर राजवीर की तरफ देखने लगी और बोली, अब मिशा के रूम में तो जा सकती हूँ ना। राजवीर ने जवाब दिया। ये सुनकर इश्की तुरंत भागने लगी कि तभी राजवीर चिल्लाते हुए बोला, आराम से जाओ। ये सुनकर इश्की धीरे धीरे चलने लगी। मिशा चलते चलते इश्की से बोली, इश्की तू भाई को कितना तंग करती है। इश्की मुंह बनाकर बोली, मैं कहाँ तंग करती हूँ, ये तो वही है जो मुझे हर चीज के लिए रोकते और टोकते रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, हाँ वो इसलिए क्योंकि वो तुझे किसी प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहते। तुझे पता है जब तू बेहोश थी तो भाई की क्या हालत थी, बस अपने आंसू को कंट्रोल कर रखा था उन्होंने। उद्धरण चिन्ह। इश्की सैड होकर बोली, बस कर याद मत दिला। उद्धरण चिन्ह। दोनों मिशा के रूम में आ गए थे। वहां वो लोग अपने लिए लहंगा पसंद करने लगे, लेकिन इश्की को कोई भी लहंगा अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोली, आप लोग बेस्ट डिजाइनर होकर भी ये सब क्या लाए हैं, मुझे एक भी अच्छा नहीं लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। फिर इश्की मिशा के ऊपर से दुपट्टा हटा कर बोली, तू पागल है क्या, कुछ भी पसंद कर लेती है, तुझे पता है ये पिछले साल ही ट्रेन से चला गया है। मिशा बोली, मुझे क्या फर्क पड़ता है इश्की, मैं लहंगा पहन रही हूँ, वो बड़ी बात नहीं है क्या। अगर दादी ने धमकी नहीं दी होती तो मैं जीन्स और शर्ट पहनती, वही कंफर्टेबल होता है। पता नहीं क्यों ये सब तामझाम पहनता पड़ता है, वो भी सिर्फ लड़कियों को। लड़के आराम से जो मन करता है जिसमें कंफर्टेबल होते हैं वो पहन लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। इश्की मिशा को घूर के देखने लगी और बोली, सुधर जा तू, नहीं तो वो बंदर सोचेगा कि मैंने प्यार लड़की से किया है या फिर लड़के से। मिशा आंख मार कर इश्की से बोली, सोचने दे, अब तो उसे प्यार हो ही गया है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इश्की मिशा को बोली, व्हाटएवर। उसके बाद इश्की डिजाइनर्स की तरफ देखकर बोली, आप लोगों के पास कोई न्यू डिजाइन है तो दिखाओ, नहीं तो दफा हो जाओ, पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां कोमल आए और बोली, क्या हुआ बेटा। इश्की बोली, आंटी इनके पास एक भी न्यू डिजाइन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कोमल बोली, कैसे होगा, ये लोग ज्वेलरी डिजाइनर हैं और ये जो लहंगे देख रही हूँ ये पुराने हैं जो मैं इन्हें दिखाकर पूछ रही थी, और मैं थोड़ी देर के लिए किचन में क्या गई, ये मिशा इन्हें ड्रेस डिजाइनर समझकर यहाँ ले आई होगी। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, अच्छा मुझे क्या पता था, मैंने ये लहंगे इनके पास देखे तो लगा कि लहंगे के लिए ही आए हैं, लेकिन इन्हें बोलना चाहिए था ना, बिना बात के इन्होंने इश्की से इतना सब कुछ सुन लिया। उद्धरण चिन्ह। तभी उनमें से एक लड़की जो उनकी हेड थी वो बोली, मैम हमने ट्राई किया बताने का पर आप सुनी ही नहीं, और इश्की मैम को लेने चली गई। उसके बाद डिजाइन देखकर मैम गुस्सा हो गई। उनकी बात सुनकर इश्की बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था और वैसे भी इसमें सारी गलती मिशा की है। मिशा बोली, ठीक है, मैं भी माफी मांगती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, तो मान। मिशा बोली, मान तो रही हूँ। इश्की बोली, अच्छे से मान जैसे मैंने मांगा। मिशा बोली, ओक फाइन, आई एम सो सॉरी। फिर वो इश्की की तरफ देखकर बोली, खुश। इश्की बोली, वेरी मच। उसके बाद वहां पर सही ड्रेस डिजाइन आए और इश्की, मिशा और रूही का मेजरमेंट लेकर गई। घर पूरा रोशनी से चमक रहा था, पूरे घर को ही दुल्हन की तरह सजा दिया गया था और पूरे समय घर में गीत बज रहे थे। शाम का वक्त, इश्की सब लोग के साथ लिविंग रूम में बैठी थी, सभी आपस में प्लानिंग कर रहे थे शादी में कुछ कुछ करने का, लेकिन रूही का ध्यान कहीं और ही था, जिसे देख के मिशा बोली, क्या हुआ फैटी, कहाँ ध्यान है। उसकी बात सुनकर रूही बोली, कहीं नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। मेहर एक्टिंग करते हुए बोला, दी हमसे दूर जाने वाली हो, कहीं इसके लिए अभी से दुखी तो नहीं हो रही हो ना, अगर ऐसा है तो आप चिंता मत करिए, आपका ये भाई आपकी एक आवाज में आपके पास आ जाएगा, बस आवाज दे देना। उद्धरण चिन्ह। रूही बोली, हाँ मुझे पता है कि मेरे भाई मेरे एक आवाज पर ही आ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह।
ये बात रूही राजवीर की तरफ देखकर बोल रही थी, जो इस वक्त सीढ़ी से नीचे आ रहा था। राजवीर इश्की के पास आया और उससे बोला, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे शरारत मत करना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की राजवीर से बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसे बिना कुछ बोले वहां से चला गया। सभी बात कर रहे थे तभी कोमल दादी से बोली, माँ शादी में जीजी को भी बुलाना है क्या? दादी बोली, कैसी बात कर रही हो तुम कोमल, राजवीर ने उसे घर से निकाला है, तुम्हें लगता है कि अब वो उसे फिर से घर में आने देगा? और कौन जाने इस बार क्या नया तमाशा खड़ी करे वो, शादी का घर है, आराम से शादी हो जाने दो। अर्नब बोला, माँ ठीक कह रही है कोमल, आप इस बारे में भूल जाए कि अब वो इस घर में दोबारा आने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी घर में कुछ लोग आए, जिसे देख के सभी लोग खुश हो गए। दादी बोली, आरव तू आ गया? आरव बोला, हाँ माँ, घर में शादी है तो भला मैं कैसे नहीं आता, और वैसे भी राजवीर की शादी में तो नहीं आ पाया था, लेकिन सोचा कि इस बार ये शादी में मिस नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। तभी इश्की मिशा से बोली, अब ये लोग कौन है? मिशा इश्की से बोली, ये चाचा चाची और उनके बच्चे हैं, तुझे नहीं पता है क्या? इश्की मिशा से बोली, क्या तुम्हारे चाचा चाची भी है? मुझे क्यों नहीं पता ये बात? मिशा बोली, क्या तुझे नहीं पता? क्या मैंने कभी तुझे इनके बारे में नहीं बताया है? फिर वो आगे बोली, अरे यार, इतने सालों तक ये आए नहीं थे तो ध्यान नहीं था, और जब मैंने तुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया था तब मुझे क्या पता था कि भाई तुझसे शादी करे लेंगे और ये फैमिली तेरी भी हो जाएगी, और तेरी शादी के बाद तो सियापे ही नहीं खत्म हो रहे हैं। इश्की बोली, राजवीर ने भी नहीं बताया था मुझे। मिशा बोली, तुझे तो पता ही है भाई फैमिली के बारे में कम ही बात करते हैं, वो अलग बात है कि भाई चाचा को पसंद करते हैं और पहले उनसे बात भी कर लिया करते थे। उद्धरण चिन्ह। तभी उनके कान में कोमल की आवाज आई। वो बोली, इश्की बेटा यहाँ आओ। ये सुनकर इश्की उनके पास गई। कोमल उसे आरव से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, ये है इश्की, राजवीर की वाइफ, और इश्की तुम्हारे चाचा लगेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की ने उसके पैर छुए और चाचा ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर कोमल एक औरत की तरफ जाकर बोली, ये है तुम्हारी चाची नीलम। उद्धरण चिन्ह। इश्की ने फिर उनके भी पैर छुए और चाची ने भी बहुत प्यार से इश्की को आशीर्वाद दिया। तभी वहां एक लड़की की आवाज आई। वो बोली, अरे कोई मुझे भी तो मेरी ब्यूटीफुल भाभी से मिलने दो। इश्की उस तरफ देखने लगी तो वहां पर एक लड़की और एक लड़का दरवाजे के पास नजर आए। कोमल उस लड़की को अपने पास बुलाकर बोली, हाँ राजकुमारी, बस अभी आपसे ही मिलवाते हैं, इश्की ये है इस घर की सबसे छोटी बेटी जिया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की बोली, हेलो। जिया बोली, भाभी आप बहुत ब्यूटीफुल हो। ये सुनकर इश्की स्माइल के साथ बोली, थैंक यू। फिर कोमल उस लड़के को देखकर बोली, और ये है करण। इश्की ने उसे भी हेलो बोला। तभी मिशा आगे आकर बोली, वैसे सबका मिलना हो गया हो तो कोई मुझसे भी मिल लो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जिया भागकर मिशा के पास गई और उसे गले लगाकर बोली, दी आई मिस यू सो मच। मिशा बोली, तो मिलने आए क्यों नहीं? जिया बोली, मैं अकेले कैसे आती? मिशा बोली, प्लान से और कैसे? जिया बोली, मुझे अकेले प्लान से सफर करना नहीं आता था, अब आ गया है तो नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगी जब भी आपकी याद आएगी। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, हाँ बिल्कुल। सभी लोग आराम से बैठ गए और बातें करने लगे। तभी आरव बोला, इतनी जल्दी शादी फिक्स कर दी और हमें बुला लिया, कुछ पैकिंग भी सही से नहीं हुई। दादी बोली, हाँ तो यहाँ किसी चीज की कमी है क्या? फिर दादी आगे बोली, तुम लोग थक गए होंगे ना, जाओ मैंने तुम सबका रूम रेडी करवा दिया है, जाकर फ्रेश हो जाओ और थोड़ी देर रेस्ट कर लो। आरव बोला, वो तो ठीक है माँ, पर मैं पहले राजवीर से मिल लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कोमल बोली, राजवीर अभी घर पर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आरव बोला, अच्छा ठीक है, फिर मैं फ्रेश ही हो जाता हूँ। ये बोलकर सभी लोग रूम में चले गए। एपिसोड 75, रात का वक्त। इश्की राजवीर के आने से पहले ही रूम में आकर बेड पर लेट गई, जिससे उसे फिर से राजवीर से डांट नहीं पड़े और उसे एंजॉय करने से ना रोके। थोड़ी देर में राजवीर रूम में आया और इश्की को बेड पर आराम से लेटकर फोन यूज करते हुए देखने लगा। ये देख राजवीर इश्की के पास आया और बोला, खाना खाया? इश्की बोली, हाँ, लेकिन दवाई नहीं ली, वो आप खिलाओगे? राजवीर एक गहरी सांस लेकर इश्की की दवाई लेकर आया और उसे खिला दी। दवाई खाने के बाद इश्की बोली, आपने मुझे क्यों नहीं बताया था कि आपके चाचा और चाची भी है? राजवीर इश्की से बोला, वो आ गए हैं क्या? इश्की बोली, हाँ आ गए हैं, आप घर पर नहीं थे तो सभी रेस्ट करने अपने रूम में चले गए, अब बताया आपने क्यों नहीं बताया? राजवीर बोला, मुझे ध्यान नहीं था, और वैसे भी वो बहुत साल से असमें थे और यहाँ कम ही आते थे, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा, और वैसे भी मैंने कब तुम्हें किसी भी फैमिली मेंबर्स के बारे में बताया है जो इनके बारे में बताता? इश्की खुश होते हुए बोली, वही तो, आपने मुझे कभी किसी के बारे में नहीं बताया है, और जब कोई आता है तो मुझे सरप्राइज मिल जाता है, लेकिन ये सभी मुझे अच्छे लगे और खास करके जिया, वो बहुत प्यारी है। उद्धरण चिन्ह।
ठीक है अब सो जाओ, राजवीर इश्की को ब्लैंकेट से कवर करके बोला और फिर खुद स्टडी रूम में जाने के लिए मुड़ गया तो इश्की ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे आपके बिना नींद नहीं आती, आप यहाँ आए और मुझे सुलाइए। राजवीर बोला, कभी कभी मुझे लगता है सच में मैंने किसी बच्ची से ही शादी कर ली है, वो भी 3 साल की। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, अच्छा जी, जो सोचना है आपको वो सोचिए। वो कहावत नहीं सुनी है आपने, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उद्धरण चिन्ह। तुम मेरी ऐसी गलती हो जिसके लिए मैं कभी नहीं पछताने वाला। राजवीर ये बोलते हुए इश्की के ऊपर आ गया और उसे किस करने लगा। इश्की के हाथ भी राजवीर के बालों में चलने लगे। दोनों एक दूसरे को किस करने में खोसे गए। थोड़ी देर के बाद राजवीर इश्की के लिप्स को छोड़कर उसके गर्दन पर आ गया और किस करने लगा कि तभी इश्की बोली, गर्दन पर बाइट मत करिएगा, मुझे कल साड़ी पहननी है, निशान दिखेगा। इश्की की बात सुनकर राजवीर इश्की को किस करना छोड़कर उसे देखने लगा और बोला, तुम रोमांस के बीच में ये सब सोच कैसे लेती हो? इश्की बोली, बस सोच लेती हूँ। वॉटएवर। राजवीर ये बोलकर इश्की की गर्दन पर फिर से किस करने लगा और अब उसके हाथ इश्की के शरीर पर भी घूमने लगे। थोड़ी देर में राजवीर ने इश्की के टॉप को खोल दिया और फिर से उसे किस करने लगा। इश्की भी राजवीर में खोती जा रही थी। करीब आधे घंटे के बाद जब उसे लगा कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो वो रुक गया। अभी इश्की की बॉडी बहुत वीक थी इसलिए वो उसे हर्ट नहीं कर सकता था। फिर राजवीर इश्की के साइड में लेट गया और उसने इश्की को अपनी बाहों में भर लिया। राजवीर बोला, देखा मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं पछताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की राजवीर को घूर के देखने लगी और बोली, आप बहुत बुरे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राजवीर बोला, क्यों, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और अभी से बुरा भी हो गया। ये सुनकर इश्की राजवीर के सीने में छिपकर बोली, मुझे सोना है। राजवीर बोला, सो जाओ। राजवीर स्माइल करते हुए इश्की के सिर को सहलाने लगा। थोड़ी देर में इश्की सो गई। राजवीर ने जब देखा कि इश्की सो गई तो उसने उसे अपने से अलग कर आराम से सुला दिया। अभी भी इश्की ने टॉप नहीं पहना था। राजवीर ने एक नज़र उसे देखा और उसके फोरहेड पर किस करके स्टडी रूम में चला गया। तारांकन। सुबह का वक्त। आज हल्दी की रस्म होनी थी, इसलिए इश्की ने पीले कलर की सिल्क साड़ी पहनी थी और उसके साथ कट स्लीव ब्लाउज पहना था। उसके बाल खुले हुए थे और कानों में छोटे से झुमके थे। इश्की आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। इश्की मिरर के सामने खड़ी होकर बिंदी लगा रही थी कि तभी राजवीर बाथरूम से बाहर आया और इश्की को एक नज़र देखकर कबर्ड की तरफ चला गया। इश्की ने जब राजवीर को देखा तो उसे लगा कि राजवीर उसकी तारीफ करेगा, लेकिन राजवीर तो उसे एक नज़र देखकर अपने काम में लग गया। ये देखकर इश्की को गुस्सा आया और वो राजवीर के पास जाकर कमर पर हाथ रखकर बोली, मिस्टर सिंघानिया, क्या आपको अपनी बीवी की तारीफ करना नहीं आता है? या मैं आपको सुंदर नहीं लग रही हूँ जो मेरी तारीफ करना तो दूर की बात मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं? इश्की की बात को सुनकर राजवीर बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी रोज तारीफ करता हूँ। इश्की गुस्से से बोली, ओ रियली? क्या मैं जान सकती हूँ कि आप ऐसी कौन सी भाषा में मेरी तारीफ करते हैं जो मुझे समझ नहीं आती है, और सबसे बड़ी बात मुझे सुनाई क्यों नहीं देती? क्या आप म्यूट मोड में मेरी तारीफ करते हो? राजवीर ने इश्की की कमर को पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसे अपने करीब करके बोला, तुम्हारी तारीफ के लिए मुझे शब्दों की क्या जरूरत है? तुम्हारी तारीफ रोज मेरी ये आंखें करती है, मेरे दिल की धड़कन करती है। देखो अभी भी ये तुम्हें देखकर रोज से तेज धड़क रही हैं। अब बताओ क्या इस तारीफ को शब्दों की जरूरत है? इश्की तो बस राजवीर की कही हुई बातों में खोसी गई और राजवीर के सवाल पर नामे सिर हिला दिया। इस पर राजवीर बोला, तो मिसेस सिंघानिया अब कोई शिकायत? इश्की बोली, नहीं, लेकिन मैं आपके लिए रेडी हुई थी, एक बार बोल देते मैं सुंदर लग रही हूँ तो मैं खुश हो जाती। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, सुंदर? तुम मुझे जितनी सुंदर लगनी थी लग चुकी हो, लेकिन फिर भी अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो ठीक है, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। इश्की बोली, अब क्या फायदा, मेरे बोलने के बाद बोल रहे हो? आपको पता होना चाहिए कि लड़कियों को सबसे ज्यादा अच्छा खुद की तारीफ सुनना लगता है, और जब भी वो रेडी होती है तो सामने वाले का फर्ज होता है कि वो उसकी तारीफ करे। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, ये जरूरी है क्या? अगर किसी दिन लड़की सुंदर न लगे तो भी तारीफ करना होता है क्या? इश्की बोली, नहीं, तब सजेस्ट कर देना चाहिए, लेकिन आपने तो कहा है ना कि मैं आपको हमेशा सुंदर लगती हूँ। राजवीर बोला, हाँ, तो मैं तुम्हारी बात कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जिनकी मिसाल तुम मुझे दे रही हो। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, छोड़िए, आपसे बात करना ही बेकार है, हमेशा मुझे अपनी बातों में फंसा देते हैं। मैं जा रही हूँ, नीचे रस्म शुरू होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। इश्की ये कहकर बाहर की तरफ जाने लगी, तभी राजवीर की आवाज आई, पहले मेरी बात सुनो। इश्की राजवीर की एक्टिंग करते हुए बोली, मुझे पता है आप क्या कहोगे, ज्यादा चलना मत, इधर उधर मत जाना, ज्यादा मस्ती मत करना, एक जगह पर बैठ जाना आराम से। एचसी एचसी एचसी, यही कहना है ना आपको? मुझे पता है। राजवीर बोला, हाँ गुड गर्ल, और मैं नीचे चेक करने आऊंगा।
अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर से रूम में बंद कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, नहीं करूंगी कुछ, जाओ अब, जाओ। राजवीर बोला। ये सुनकर इश्की नीचे चली गई। नीचे सभी लोग काम में लगे थे। जैसे ही इश्की नीचे आई तो सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। घर में सिर्फ घरवाले और कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे। राजवीर ने ज्यादा लोगों को बुलाने से मना कर दिया था, वो अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। दादी इश्की के पास आकर उसे काजल का टीका लगाकर बोली, कितनी प्यारी लग रही है, कभी कभी साड़ी भी पहन लिया करो, कितनी सुंदर लगती हो साड़ी में। तभी वहां पर कोमल आकर बोली, इश्की तुमने खुद से साड़ी पहन ली थी? इश्की बोली, हाँ आंटी, वो लास्ट टाइम आपको देखा था पहनाते हुए तो याद था, 2-3 बार गलती हुई फिर ठीक से पहन लिया। कोमल बोली, चलो ये अच्छी बात है। उसके बाद वहां पर हल्दी की रस्म शुरू हो गई। तभी मिशा ने सॉन्ग प्ले किया। इश्की सभी चीजों को एंजॉय कर रही थी और साथ ही इस बात का भी ध्यान रख रही थी कि राजवीर उसे देख न ले। तभी मिशा उसके पास आए और बोली, क्या हुआ है, तू इधर उधर क्या देखे जा रही है? इश्की बोली, राजवीर को देख रही हूँ, अगर उन्होंने देख लिया न कि मैं खड़ी हूँ और ज्यादा घूम रही हूँ तो वो फिर मुझे नीचे आने ही नहीं देंगे। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, तो तू ऐसी हरकतें करती ही क्यों है? बैठ जा शांति से एक जगह पर, अपने साथ साथ सभी को डांट खिलवाएगी। मिशा ने ये बोलकर इश्की को एक जगह पर बैठा दिया। एपिसोड 76। हल्दी की और मेहंदी की सभी रस्में हो चुकी थी। इश्की ने भी अपने हाथ में मेहंदी लगाई थी और उसमें राजवीर का नाम लिखवाया था। इश्की मिशा के पास जाकर बोली, तूने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई है? मिशा बोली, मुझे इसकी खुशबू पसंद नहीं है। इश्की अपना मुंह बनाकर बोली, हद है यार, तू दुनिया में अनोखी लड़की ही होगी, कितनी अच्छी खुशबू को कह रही है कि पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां पर मेहर आया। वो मिशा और इश्की के पास आकर बोला, गर्ल्स तुम सभी का ठीक है, पति या बॉयफ्रेंड कितना प्यार करते हैं ये इस मेहंदी के रंग से ही पता चल जाता है, पर हम लड़कों का क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसे हमें भी ये सब पता चल सके? मेहर की बात सुनकर वहां पर चाचा आए और मेहर के कंधे पर हाथ रखकर बोले, नहीं हमारे लिए ये सब नहीं है, हमें तो लड़की प्यार करती है ये बोल दे यही काफी है, हमारे नसीब में कहाँ कि हम प्यार को तौल सके। मेहर बोला, चाचू आपको नहीं लगता है कि ये अन्याय है? हमें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। चाचा दुखी होकर बोले, रहने दे बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि आवाज उठाने के चक्कर में मुंह में आवाज ही ना रहे। उद्धरण चिन्ह। मेहर बोला, फिर तो आ गया बदलाव। तभी मिशा उससे बोली, आप सबको इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप सब चाहे तो आप लोग भी मेहंदी लगा लीजिए अपने हाथ में। अब मेहंदी को थोड़ी ना पता है कि उसे लगाने वाले हाथ मेल के हैं या फीमेल के। इश्की मिशा की बात पर अग्री होते हुए बोली, सही कहा मिशा ने, तब पता भी चल जाएगा कि हम इतने घंटे कैसे मेहंदी अपने हाथ में रखते हैं। आप सभी तो 10 मिनट में हटा देंगे हाथ से। मेहर बोला, छोड़ो यार, तुम लड़कियों से कोई नहीं जीत सकता है। उद्धरण चिन्ह। फिर वो वहां से चला गया। इश्की बोली, अब मैं भी रूम में जा रही हूँ, अगर राजवीर आ गए और मुझे अभी तक बाहर ही देखा तो बहुत डांट पड़ेगी। ये बोलकर इश्की अपने रूम की तरफ चली गई। राजवीर जब रूम में आया तो इश्की ने अपना मेहंदी से रंगा हुआ हाथ राजवीर के आगे कर दिया। राजवीर ने थोड़ी कंफ्यूजन में इश्की को देखा और पूछा, क्या है ये? इश्की स्माइल करते हुए बोली, मेहंदी, और इस मेहंदी में मैंने आपका नाम लिखवाया है, उसे ढूंढिए। राजवीर बोला, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? इश्की जिद करते हुए बोली, जरूरत है, ये गेम तो शादी के टाइम ही होती है, लेकिन आपने कैसे शादी की ये पता ही है आपको, कुछ नहीं हो पाया तो कम से कम मुझे इसकी खुशी लेने दीजिए। अब बहस मत कीजिए और नाम ढूंढिए। उद्धरण चिन्ह। राजवीर थक हार कर उसकी मेहंदी में अपना नाम ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में राजवीर ने नाम ढूंढ लिया। ये देखकर इश्की ने सैड सा फेस बना लिया। राजवीर उसका सैड फेस देखकर बोला, अब क्या हुआ, मैंने तो नाम ढूंढ लिया। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, हाँ लेकिन अगर आप नहीं ढूंढ पाते तो आपको गिफ्ट देना पड़ता, मेरे गिफ्ट का लॉस हो गया। राजवीर बोला, बस इतनी सी बात के लिए सैड हो गई, गिफ्ट मैं वैसे भी दे दूंगा। इश्की खुशी से चहकते हुए बोली, सच्ची? राजवीर बोला, हाँ चलो अब दवाई ले और सो जाओ। शादी का दिन। देखते देखते ही शादी का दिन भी आ गया। पूरे घर में चहल पहल थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि आज शादी में क्या होगा। सभी अपनी अपनी प्लानिंग में लगे हुए थे। इश्की और मिशा सुबह से ही रूही कर रूम में थी। मेहर डेकोरेशन देख रहा था और करे भी क्यों ना, आज उसकी बहन की शादी जो हो रही थी। दादी मेहर के पास आकर बोली, डेकोरेशन की जिम्मेदारी तो बहुत उछल कर ली थी, तो काम इतना धीरे धीरे क्यों हो रहा है? मेहर अपनी तारीफ करते हुए बोला, धीरे कहाँ हो रहा है दादी, आप चिंता न करें, शाम तक सब रेडी हो जाएगा, बस आप देखते जाए, ऐसे डेकोरेशन करूंगा कि बड़े बड़े वेडिंग प्लानर भी मेरे आगे पानी भरेंगे। दादी मेहर को धमकाते हुए बोली, हाँ वो तो तब देखूंगी जब डेकोरेशन पूरी हो जाएगी, और अगर कुछ कमी रही तो इतना पीटेगा तू कि दोबारा ये सब करने के बारे में भूल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। मेहर अपना कॉलर को ऊपर करते हुए बोला,
अरे आप चिंता क्यों कर रही है, बस देखते जाए। उद्धरण चिन्ह। राजवीर अपने स्टडी रूम में था कि तभी उसके पास रवि का कॉल आया। राजवीर ने कॉल रिसीव किया तो रवि बोला, तो साले साहब आज तो शादी हो जाएगी और आपने अभी तक कुछ किया नहीं। नॉट फेयर, मुझे लगा था कि मुझे सावधान रहना पड़ेगा। आफ्टर ऑल मेरे सामने राजवीर सिंघानिया जो है, पर तुम दिवाली के बम की तरफ फुश निकले। राजवीर बोला, शादी होने वाली है, हुई नहीं है, तो खुद पर इतना कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। अक्सर यही लोगों ले डूबता है। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद राजवीर किसी और को कॉल करके बोला, क्या तुम रेडी हो? समर कुछ देर में आ जाएगा, अभी किसी को कुछ पता न चले। ये बोलकर राजवीर ने कॉल काट दिया और किसी सोच में चला गया। इश्की रूम में आए और राजवीर को ढूंढने लगी, लेकिन उसे राजवीर नहीं मिला तो वो खुद से बोली, जरूर अभी भी स्टडी रूम में होंगे, मैं अंदर जाऊँ या नहीं? आज तक गई नहीं हूँ, क्या फर्क पड़ता है, इश्की तू तो उनकी वाइफ है और अंदर क्या ही होगा। इश्की ये सब सोचकर फिर स्टडी रूम कर तरफ बढ़ गई और गेट पर खड़ी होकर सोचने लगी कि गेट नॉक करे या नहीं। फिर कुछ सोचकर इश्की ने गेट नॉक कर दी, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो इश्की गेट खोलकर अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि चारों तरफ बुक्स ही बुक्स रखी थी। इश्की खुद से बोली, इतनी बुक्स तो मैंने कॉलेज के लाइब्रेरी में भी नहीं देखी है, ये सारी बुक्स पढ़ते हैं या ऐसे ही है। इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एक बड़े से फोटो पर गई, जो किसी और की नहीं बल्कि इश्की की ही थी। उस फोटो को देखकर इश्की बोली, कहाँ छुपा कर मेरी फोटो लगाई है, रूम में ही लगा देते, वहाँ तो एक भी नहीं है। चारों तरफ देखने कर बाद इश्की की नज़र एक सोफे पर गई जहाँ पर राजवीर अपनी फाइल के बीच सो रहा था। ये देख इश्की हंसने लगी और जल्दी से राजवीर की फोटो ले ली। फिर राजवीर के पास जाकर उसकी सभी फाइल को अलग कर रख दी। फिर उसने राजवीर को हक कर लिया। उस हलचल में राजवीर की आंख खुल गई। उसकी नज़र इश्की पर गई जो उसे हक करके लेटी हुई थी। उसे देख राजवीर बोला, तुम कब आई यहाँ? इश्की राजवीर को देखकर बोली, बस अभी अभी, जब आप अपनी फाइल के बीच में सो रहे थे। राजवीर बोला, हाँ मुझे नींद आ गई थी। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, क्यों आ गई थी? पक्का आप रात को उठकर काम करते होंगे। आप इतना काम क्यों करते हो? किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना है, कुछ कम काम करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, हम ठीक है, आगे से कम काम करूंगा। हैप्पी। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, हाँ वैसे मैं आपसे कुछ पूछने आई थी। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, अगर तुम्हें बाहर जाने के बारे में पूछना है तो तुम्हें अलाउड नहीं है। इश्की रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज। राजवीर बोला, लेकिन तुम्हें जाना क्यों है? सब तो यही है, जो चाहिए वो मंगवा लो। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, अरे कुछ चाहिए नहीं, बल्कि सभी लोग कुलदेवी के मंदिर जा रहे हैं पूजा करने, तो वही जाना है। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, कभी और चली जाना, मैं ले चलूंगा। उद्धरण चिन्ह। इश्की इमोशनल होते हुए बोली, नहीं प्लीज जाने दीजिए न। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, ठीक है, मैं भी चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की बहुत ज्यादा खुश हो गई और राजवीर को गले लगाकर बोली, सच में आप आ रहे हैं? राजवीर प्यार से इश्की को देखते हुए बोला, हाँ तुम तो मेरी बात सुनोगी नहीं, इसलिए मुझे ही आना होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ परेशानी हो। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, ठीक है, फिर मैं सबको बताकर आती हूँ, सब बहुत खुश हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इश्की भागते हुए नीचे चली गई। एपिसोड 77। आज परिवार के सारे लोग खुश थे क्योंकि आज उनके साथ राजवीर भी मंदिर आया था। सभी ये बात जानते थे कि राजवीर सिर्फ इश्की के लिए आया था, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि राजवीर अब घर के लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहा था। घर वाले पूजा करके वापस घर आ गए। राजवीर इश्की को रूम में ले जाकर उससे बोला, अब खुश हो, चलो अब दवाई लो। ये बोलकर राजवीर उसे दवाई खिलाने लगा। थोड़ी देर के बाद इश्की बोली, अच्छा मैं रूही दी को देख कर आती हूँ, अब तक तो ब्यूटिशियन भी आ गई होगी। ये बोलकर इश्की जाने को हुए तो राजवीर उसे रोकते हुए बोला, उसे रेडी होने दो और तुम भी रेडी हो जाओ, तुम्हें टाइम लगेगा। बोल तो आप ठीक रहे हैं, मैं भी रेडी हो जाती हूँ। ये बोलकर इश्की अपनी ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई। राजवीर इश्की को देखने लगा। राजवीर ने थोड़ी देर में मिशा को कॉल कर अपने रूम में बुलाकर बोला, तुम भी यहीं पर इश्की के साथ रेडी हो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर राजवीर रूम से बाहर चला गया। इसकी जब चेंज कर आई तो मिशा को देख उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ है, ऐसे घूर कर लहंगे को क्यों देख रही है, कुछ खराबी है क्या? इश्की की बात सुनकर मिशा बोली, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम सब इसमें घुसते कैसे हो। मिशा के इस फालतू सवाल पर इश्की उसे मारते हुए बोली, कभी लड़कियों जैसे कपड़े पहनती ना तो पता चल जाता कि कैसे घुसते हैं। इश्की ने मिशा को देखकर सवाल किया, ये सब छोड़ और ये बता कि राजवीर कहाँ चले गए, तू यहाँ ऐसे अचानक क्यों आ गई? मिशा बोली, मैं अचानक नहीं आई, भाई ने बुलाया है और कहा कि मैं यही रेडी हो जाओ और तुम्हारी भी हेल्प कर दूँ। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, सीरियसली तू मेरी मदद करेगी? राज ने ये सोच भी कैसे? मिशा बोली, ओ हेलो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है,
मैं आज कितने अच्छे से रेडी होती हूँ, देख लियो। उद्धरण चिन्ह। इश्की मिशा को छेड़ते हुए बोली, हाँ हाँ, आज तुझे किसी को दिखाना जो है। मिशा बोली, यार चुप कर, ज्यादा न बोल वरना तुझे तो पता ही है ना, वो सिर पर चढ़ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, हाँ यार, बंदर ही है वो तो। उद्धरण चिन्ह। मिशा झूठ मूठ का गुस्सा दिखाकर बोली, चुप कर, उसे बंदर मत बोल। उद्धरण चिन्ह। इश्की प्राउड फेस के साथ बोली, अच्छा आज बड़ी साइड ली जा रही है तुझे, तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मेरी वजह से उसने गिव अप नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। मिशा भी उसी टोन में बोली, ऐसे तो तुझे भी मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं तुझे इस घर में लेकर आए और तुझे भाई मिल गए। उद्धरण चिन्ह। इश्की इमोशनल होने का नाटक करते हुए बोली, अब तू दोस्ती में ये बात लेकर आएगी। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, शुरुआत किसने की? इन सब के बाद इश्की कुछ नहीं बोली और दोनों रेडी होने लगे। आज इश्की ने पीच कलर का लहंगा पहना था और हमेशा की तरह अपने बालों को खुले छोड़ दिए थे। माथे पर छोटी सी बिंदी, कानों में बड़े से झुमके, गले में राजवीर के नाम का मंगलसूत्र और मांग में गहरा लाल रंग का सिंदूर। आज इश्की बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वही मिशा ने ब्लू कलर का लहंगा पहना था, बालों का जुड़ा बनाया था और कानों में बड़े इयररिंग पहने थे। दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। सभी लोग रेडी ही हो रहे थे कि तभी सभी को बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी। मिशा इश्की से बोली, लगता है बारात आ गई, चल नीचे चलते हैं, मुझे तो गेट भी छेकना है। ये बोलकर मिशा इश्की को खींचते हुए नीचे लेकर गई। इश्की नीचे चारों तरफ राजवीर को ढूंढने लगी, लेकिन उसे राजवीर कहीं भी नहीं दिखा। फिर इश्की भी सभी के साथ बारात का स्वागत करने चली गई। जैसे ही इश्की बारात की तरफ गई, वैसे ही राजवीर उसके पास आया और उसे उस तरफ जाने से रोक दिया। ये देख इश्की बोली, क्या हुआ है राजवीर, मुझे उधर जाने क्यों नहीं दे रहे हैं आप? राजवीर एक लाइन में अपनी बात बोला, उधर बहुत लोग हैं, तुम यही रहो। उद्धरण चिन्ह। राजवीर की बात सुनकर इश्की ने मुंह बना लिया। राजवीर बस एकटक रवि को देखे जा रहा था। रवि के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी, जो राजवीर से छुपी नहीं। राजवीर इश्की को पूरे समय अपने ही साथ रख रहा था, जब तक बारात अंदर नहीं आई। राजवीर अभी भी इश्की को लेकर डरा हुआ था, वो नहीं चाहता था कि किसी भी वजह से उससे चूक हो। वो पूरे समय इश्की को अपनी आंखों कर सामने रखेगा, ये राजवीर ने सोच लिया था। इश्की राजवीर को देखकर बोली, आज आपको क्या हो गया है, पूरे समय मुझे अपने साथ लिए घूम रहे हैं? राजवीर ने इश्की को देखकर पूछा, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं रहा है क्या? इश्की थोड़ा फ्लर्ट करने का अंदाज में बोली, अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप बस ऐसे ही मुझे हमेशा अपने साथ रखिए। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के बाद सभी रस्में शुरू हो गई और पंडित ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा तो मीशा रूही को लेने चली गई। इश्की का भी बहुत मन हो रहा था कि वो मिशा के साथ जाए, लेकिन राजवीर उसे कहीं नहीं जाने दे रहा था। थोड़ी देर में मिशा रूही को अपने साथ लेकर आई। आज रूही बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। लाल रंग के लहंगे और सुंदर गहने में सजी धजी हुई वो नीचे आ रही थी। सभी मेहमानों की नज़र उस पर टिकी हुई थी। इश्की ने राजवीर से पूछा, दी कितनी सुंदर लग रही है ना? राजवीर ने बस हम में जवाब दिया और रूही को देखने लगा। आज राजवीर अपनी छोटी बहन को शादी कर जोड़े में देख रहा था। जिस जोड़े में कोई भी लड़की सबसे ज्यादा सुंदर लगती है, ये हर लड़की की जिंदगी का सबसे सुंदर पल था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर शादी के नाम पर छलावा हो था। रूही ने एक नज़र राजवीर को देखा और थोड़ी सी इमोशनल हो गई। वो हमेशा से भाई का प्यार चाहती थी, लेकिन राजवीर ने अपनी नाराजगी में कभी अपनी बहन पर ध्यान नहीं दिया था। भाई शब्द जितना छोटा था, इस शब्द में उतनी ही गहराई थी। और राजवीर को जब ये समझ आया तब तक बहुत देर हो गई थी। वो अपनी एक बहन को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन आज वो रूही को इससे जरूर बचा लेगा। राजवीर के मन में अभी क्या था ये तो कोई भी नहीं जानता था, लेकिन पता नहीं क्यों रूही बार बार राजवीर की तरफ देख रही थी। ये देखकर राजवीर ने अपनी पलकें झपका दी, मानो कह रहा हो सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोमल ने आगे आकर रूही का घूंघट नीचे कर दिया। धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू हो गई। पंडित मंत्र बोलना शुरू करते कि तभी अचानक से लाइट चली गई। सभी लोगों में हलचल शुरू हो गई। तभी मिहिर बोला, अरे घबराए नहीं, मैं अभी देख कर आता हूँ कि क्या हुआ है। सभी लोगों में बातें हो रही थी कि तभी लाइट आ गई और मिहिर आकर बोला, अब सब ठीक है। वो लगता है किसी ने लगती से में स्विच बंद कर दिया था। दादी बोली, पंडित जी आप रस्में शुरू करिए। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद पंडित ने फिर से मंत्र बोलना शुरू किया और जल्दी ही फेरे भी हो गए। जल्दी ही रवि ने सिंदूर और मंगलसूत्र भी पहना दिया। ये सब देखकर इश्की राजवीर को धीरे से बोली, देखा आपने, नॉर्मल शादी कितने अच्छे से होती है। ये सुनकर राजवीर अपनी एक आईब्रोज उठाकर बोला, मतलब हमारी शादी नॉर्मल नहीं थी? इश्की राजवीर को घूर कर देखते हुए बोली, उस शादी को कोई नॉर्मल कह सकता है भला? उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, कोई बात नहीं, इस शादी को भी कोई नॉर्मल नहीं कहेगा। शादी पूरी होने के बाद रवि राजवीर कर पास आया और एक जंग जीतने वाली स्माइल दी।
ये देखकर राजवीर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर वेडिंग, लेकिन खुशी मनाने से पहले एक बार अपनी वाइफ का चेहरा नहीं देखना चाहोगे? राजवीर की बात पर रवि एक नज़र रूही की तरफ देखने लगा। उसने जैसे ही अपना घूंघट ऊपर किया, सभी लोग ये देखकर शॉक हो गए। इश्की भी उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई और राजवीर से बोली, ये तो संजना है राजवीर। रवि उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया और उसके पास जाकर बोला, तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, तुम जिंदा हो। इस पर संजना ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अर्नव ने राजवीर से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? रूही कहा है राजवीर, उद्धरण चिन्ह। वो ठीक है डैड और अपने रूम में है। ये बोलकर राजवीर ने ऊपर की तरफ देखा जहां से रूही समर के साथ आ रही थी। रूही पास आकर खड़ी हो गई और बोली, मैं कभी रवि से शादी नहीं करने वाली थी। ये रवि तो सिर्फ भाई से बदला लेना चाहता था। पहले भाई से बिजनेस के लिए बदला लेने के लिए उसने संजना का यूज किया था, लेकिन जब ये और इसके डैड एक्सपोज हो गए तो इसे लगा कि संजना मर गई और इस बात का बदला लेने के लिए इसने इश्की को टारगेट किया। सभी घर वालों को एक और शौक लगा। ये सब सुनकर राजवीर रवि के पास जाकर बोला, तुम्हें क्या लगा था तुमने राजवीर को हरा दिया? तुम ना तब हरा सके थे और ना अब। फिर राजवीर सभी घर वालों को देखकर बोला, और रही बात रूही की शादी की तो उसकी शादी कल ही हो गई थी समर के साथ। दादी शौक में बोली, क्या? राजवीर बोला, हाँ मैं रूही के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। जब ये लाइट गई तभी समर ने रूही की जगह संजना को बिठा दिया था। ये सुनकर रवि संजना के पास गया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुमने मुझे तभी क्यों नहीं बताया कि ये तुम हो, और अगर तुम जिंदा थी तो तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। इसने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि ये मेरे कैद में थी और वहां से आज़ाद होने की यही शर्त थी कि उसे चुपचाप मंडप में बैठना होगा। ये सब सुनकर रवि तो जैसे बौखला सा गया कि तभी उसकी नज़र समर की कमर लगे गन पर गई। उसने देखा कि सभी लोग इस वक्त रूही को देख रहे थे तो रवि ने जल्दी से गन निकलकर इश्की की तरफ पॉइंट कर फायर कर दिया। राजवीर ने रवि को गन लेते देख लिया था और उसे कहीं न कहीं समझ भी आ गया था कि उसका निशाना कहाँ होने वाला था। ये सोचते ही राजवीर बहुत ज्यादा डर गया और भागकर इश्की के पास गया और उसे अपने सीने में छुपा लिया कि तभी किसी को गोली लगने की आवाज आई। राजवीर जब पलटकर देखा तो वो हैरान हो गया। एपिसोड 78। राजवीर ने रवि को गन लेते देख लिया था और उसे कहीं न कहीं समझ भी आ गया था कि उसका निशाना कहाँ होने वाला था। ये सोचते ही राजवीर बहुत ज्यादा डर गया और भागकर इश्की के पास गया और उसे अपने सीने में छुपा लिया कि तभी किसी को गोली लगने की आवाज आई। राजवीर जब पलटकर देखा तो वो हैरान हो गया। इस अचानक हुए हमले की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। राजवीर ने देखा कि उसके सामने अर्नव थे जिन्होंने वो गोली अपने ऊपर ले ली थी, जिसे देख सभी लोग अर्नव का नाम चिल्लाते हुए आगे आए। अर्नव जमीन पर गिरते इससे पहले ही राजवीर ने उन्हें पकड़ लिया। रवि को राजवीर के गार्ड ने पकड़ लिया था। मेहर राजवीर के पास आकर बोला, भाई हमें जल्दी डैड को हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। राजवीर और मेहर अर्नव को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। उनके पीछे घर के बाकी लोग भी निकल गए। इश्की तो अभी भी इन सब से डरी हुई थी। मिशा बोली, तू क्यों डर रही है? डैड को कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये सुनकर इश्की जल्दी से मिशा के गले लग गई। राजवीर स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था और पीछे मेहर अर्नव को लेकर बैठे हुए था और बार बार उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था। राजवीर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गया तो तुरंत ही अर्नव को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। राजवीर और मेहर बाहर ही खड़े थे। राजवीर की स्काई ब्लू कलर का कुर्ता खून से रंग चुका था पर उसे इस बात का भी होश नहीं था। सभी घर वाले जल्दी ही वहां आ गए। कोमल ऑपरेशन थिएटर के गेट को देखने लगी। दादी की आंखों से भी आंसू थे। वो रोते हुए बोली, पता नहीं किसकी नजर लगी है, हमारे परिवार को एक के बाद एक कुछ न कुछ होते ही जा रहा है। कभी खुशी के 2 पल नहीं मिल पाए, जब भी लगा अब सब ठीक है तब कुछ न कुछ हो गया। मिशा दादी को चुप करवाते हुए बोली, शांत हो जाए दादी, कुछ नहीं होगा डैड को, आप देखना वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सभी लोग बस ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखे जा रहे थे। तभी राजवीर की नज़र इश्की पर गई जो सबसे पीछे खड़ी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राजवीर इश्की के पास गया और उसने इश्की को गले से लगा लिया। तभी उसे फील हुआ कि इश्की की बॉडी फिर से गर्म हो रही थी। राजवीर इश्की से बोला, इश्की शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, देखो तुम्हारी बॉडी गर्म हो रही है बच्चा, तुम मत रो अब और स्ट्रेस मत लो, मिस्टर सिंघानिया ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा, अभी डॉक्टर बाहर आकर कहेंगे कि वो अब ठीक है। इश्की रोते हुए बोली, सब मेरी वजह से ही होता है, वो गोली मेरे लिए चला था, मुझे ही लग जाती अगर अंकल बीच में नहीं आते तो आपको। चुप हो जाओ और अगर फिर से तुमने ये सब बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजवीर ये सब बोल ही रहा था कि तभी डॉक्टर बाहर आकर बोले, उनका ब्लड लॉस हुआ है, उन्हें ब्लड की जरूरत है और इस वक्त ब्लड बैंक में ओ जोड़ ब्लड नहीं है। तभी राजवीर बोला, मेरा ब्लड ग्रुप ओ जोड़ है। उसके बाद राजवीर ब्लड देने चला गया। मिशा इश्की के पास आकर बोली, इश्की बैठ जा, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी।
ऑपरेशन कुछ घंटों तक चलता रहा। उसके बाद डॉक्टर बाहर आकर बोले, अब अर्नव खतरे से बाहर है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो गए। राजवीर दादी के पास जाकर बोला, दादी अब आपको घर चले जाना चाहिए, आप थक गई होगी। दादी बोली, नहीं राजवीर, मुझे यहीं रहने दे। राजवीर बोला, बात समझिए दादी, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई और फिर मिस्टर सिंघानिया ने आपको ऐसे देखा तो वो भी दुखी हो जाएंगे, फिर रिकवर कैसे करेंगे। दादी राजवीर कर गाल पर हाथ रखकर बोली, बेटा आज तो उसे पापा बोल दे। फिर वो आगे बोली, आज तो उसने बाप होने का फर्ज भी निभा दिया, अपने बेटे पर चलने वाली गोली खुद पर ले ली। राजवीर दादी की बातों को नजरअंदाज कर बोला, दादी आप घर जाए। राजवीर मिशा की तरफ देखकर बोला, तुम भी जाओ और इश्की को भी ले जाओ, इसे दवाई खिला देना, इसे फीवर हो गया है और ध्यान रहे इसके साथ ही रहना। राजवीर ने समर को उन सभी को घर छोड़ने के लिए बोला। समर तीनों को लेकर निकल गया। इश्की का बिल्कुल मन नहीं था राजवीर को छोड़ के जाने का, लेकिन वहां पर वो सिर्फ राजवीर के ऊपर एक बटन बनती और पूरे टाइम राजवीर को सिर्फ उसकी ही चिंता रहती। इन बातों को समझते हुए इश्की मिशा के साथ घर के लिए निकल गई। उसे फीवर भी हो गया था। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि उस जहर का असर कुछ दिन रहेगा और बॉडी को रेस्ट की जरूरत होगी, लेकिन शादी की वजह से इश्की ने रेस्ट किया ही नहीं था। फिर जो कुछ भी हुआ उस वजह से बॉडी के साथ साथ उसकी ब्रेन पर भी असर हुआ। सभी लोग घर पहुंच गए। मिशा सबसे पहले इश्की को रूम में लेकर गई और उसे बेड में लेटा दिया। फिर जल्दी से उसे दवाई लाकर देते हुए बोली, तू भी न इश्की फालतू में इतना स्ट्रेस लेकर अपनी तबीयत खराब कर ली। मैंने तो पहले ही कहा था कि डैड को कुछ नहीं होने वाला। अरे ये छोटी मोटी चोट मेरे डैड का कुछ नहीं उखाड़ सकती है, वो एक सुपर हीरो है। इश्की शांत होकर बोली, मिशा बस कर, मुझे पता है कि ये सब मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए बोल रही है। तू खुद को तसल्ली दे रही है, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। उसकी बात पर मिशा चुप हो गई और फिर इश्की के गले लग गई तो उसकी आंख से भी आंसू गिरने लगे। हॉस्पिटल में अर्नव को थोड़ी देर में ICU में शिफ्ट किया जा रहा था। अभी जस्ट उसका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए डॉक्टर उन्हें ICU में शिफ्ट कर रहे थे, जिसे अगर कोई भी इमरजेंसी हुई तो तुरंत उन्हें ट्रीटमेंट दी जा सके। ICU में सिर्फ कोई एक मेंबर ही रुक सकता था, लेकिन राजवीर की वजह से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। राजवीर मिहिर की तरफ देखकर बोला, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अगर कुछ भी इमरजेंसी आई तो मुझे कॉल करना। राजवीर की बात सुनकर मिहिर ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर राजवीर रूही की तरफ देखकर बोला, मिसेस सिंघानिया का ध्यान रखना, उन्हें टाइम से खाना खिला देना, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। ये बोलकर राजवीर समर से साथ हॉस्पिटल से निकल गया। कार में बैठकर राजवीर ने समर से पूछा, अभी वो कहाँ पर है। राजवीर की बात सुनकर समर बोला, सर उसे पुलिस के हवाले कर दिया है और उसने जितने भी इलीगल वर्क किए थे उसके सबूत भी पुलिस को दे दिया। ये सुनकर राजवीर बोला, कार पुलिस स्टेशन की तरफ ले लो। उसके ऑर्डर के बाद समर ने कार को पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही राजवीर की कार पुलिस स्टेशन पहुंची वैसे ही सीनियर ऑफिसर बाहर आकर राजवीर का वेलकम करने लगे। राजवीर उन्हें देखकर बोला, रवि कहाँ है। उसकी बात सुनकर वो ऑफिसर राजवीर को रवि के शेल के पास लेकर गया। राजवीर उसे देख गेट खोलकर अंदर चला गया। रवि समर और राजवीर को देखकर डर गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं राजवीर उसे टॉर्चर न करने लगे। वैसे भी राजवीर अपने दुश्मन को इतनी आसानी से पुलिस के हवाले कर नहीं छोड़ता था, और रवि ने तो उसके फैमिली पर अटैक के साथ ही साथ इश्की को 2 बार मारने की कोशिश भी की थी। इन सब के बाद राजवीर उसे कैसे छोड़ सकता था। रवि को डरा हुआ देख राजवीर उससे बोला, क्या हुआ, अब डर लग रहा है। ये सब करने से पहले नहीं सोचा था कि अगर मेरी पकड़ में आ गए तो क्या होगा। खैर तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अभी तुम पर तरस आ रहा है। क्या नहीं था तुम्हारे पास जो इंसान को अपनी जिंदगी में चाहिए होता है, घर, परिवार, पैसा, पावर और प्यार, लेकिन तुमने अपने खुद सब कुछ उजाड़ दिया, वो भी मुझसे बदला लेने के लिए। लेकिन किस चीज का बदला। मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं था। तुम मुझसे सिर्फ बदला लेना चाहते थे क्योंकि मैं तुम्हारा कंपेटिटर था। इसलिए पहले तुमने खुद अपने प्यार को अलग किया और उसे मेरे पास भेजकर मुझे फंसाने की कोशिश की। अंजाम क्या हुआ, वो अपने साथ बाप को भी ले डूबी और खुद मरते मरते बची। फिर इन सब को तुमने अपनी दुश्मनी मान ली और मुझसे मेरा प्यार छीनने चले थे। इसका अंजाम क्या हुआ, तुम आज इन सलाखों के पीछे खड़े हो, एंड नाउ आई विल मेक श्योर कि तुम जिंदगी भर यही रहो। एक कहावत है, अगर तुम किसी की बर्बादी में खुद की जीत देखते हो तो तुमसे बड़ा बर्बाद इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये बात अभी तुम पर पूरी तरह से फिट बैठ रही है। देखो खुद को, क्या बचा है तुम्हारे पास। अपना नाम खो दिया, अपने पैसे खो दिए, अपना प्यार खो और अपने परिवार को भी खो दिया, और यहाँ मेरे सामने आंखों में डर लिए खड़े हो कि पता नहीं मैं तुम्हारे साथ कब क्या कर दूँ। चाहता तो तुम्हें एक पल में मौत के घाट उतार देता, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें इन सलाखों के पीछे रोज मरता हुआ देखना चाहता हूँ। ये देखना चाहता हूँ कि एक हारा हुआ इंसान कब तक सह सकता है। हर दिन तुम एक नई मौत मरोगे यहाँ पर, लेकिन फिर भी तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी। राजवीर रवि ये सब बोलकर वहां से जाने को हुआ तो रवि पीछे से बोला, तो क्या तुम मुझे ऐसे ही जाने दोगे।
रवि की बात सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखकर बोला, नहीं जाने देता। अगर ये सब तुमने मेरे साथ कुछ महीनों पहले किया होता तब तुम उस राजवीर से मिलते जिसके बारे में सबसे सुना था, लेकिन आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये तुम्हें जाने दे रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें उस आग में तड़पते हुए देखना चाहता हूँ जिससे आज तक कोई नहीं बचा। मैं तुम्हें पछतावे के आग में जलता हुआ देखना चाहता हूँ। तुमने ये सब जलन, गुस्सा और लालच में आकर किया था। इन सलाखों के पीछे जब ये सब चूर चूर होंगे तब तुम्हें इस आग की जलन का एहसास होगा। ये बोलकर राजवीर बाहर चला गया और रवि सिर्फ राजवीर को देखते रहा। आज एक ही दिन में उसके साथ क्या क्या हो गया था। वो राजवीर ने जो भी कहा था उन सब के बारे में सोचने लगा। जब वो अपने कॉलेज में था तब बहुत खुश रहता था, अपने घरवालों और संजना के साथ हंसते हुए रहता था, लेकिन इस लालच ने आज उससे सब कुछ छीन लिया और उसे हमेशा के लिए कैद करवा दिया। एक ऐसी जिंदगी में जिससे अच्छा तो मौत ही था, उससे अच्छा तो वो लोग हैं जो सिर्फ 2 वक्त खाना खाकर भी अपनों के साथ खुश रहते हैं। राजवीर बाहर आकर वापस अपनी कार में बैठ गया और समर से हॉस्पिटल चलने को बोला। फिर राजवीर ने मिशा को कॉल करके इश्की की तबीयत के बारे में पूछा। उसके बाद राजवीर अपनी आंखें बंद कर बैठ गया। तभी समर बोला, सर एक बात पूछूं आपसे? राजवीर ने जवाब दिया, हम। ये सुनकर समर ने उससे पूछा, सर आपने आज तक कभी किसी को नहीं छोड़ा, तो फिर आज आपने रवि को कैसे छोड़ दिया? जबकि उसकी वजह से सर हॉस्पिटल में एडमिट हैं और फिर भी आपने उसे छोड़ दिया। समर का सवाल सुनकर राजवीर ने अपनी आंखें खोली और कहा, क्योंकि उसमें मुझे कहीं ना कहीं खुद की छवि दिख रही थी। मैं भी पहले सिर्फ पैसे और पावर के पीछे ही भागता था और मेरे रास्ते में जो भी आता था उसे बर्बाद कर देता था, लेकिन इन सब में मैं सबसे दूर होता चला गया और मुझे लगा कि मैं जिंदगी की सारी जंग जीत रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि साथ में मैं जिंदगी के सारे रिश्ते हारता जा रहा हूँ। और इस जीत की भूख में मैंने न जाने कितने परिवार को बर्बाद किया और मेरी वजह से ना जाने कितनी ही आंखें नम हुई होगी। पर सच बोले तो जब खुद पर आती है तभी पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। समर बोला, सर मैं आपके साथ हमेशा से रहा हूँ और मुझे पता है कि आप कभी भी रवि जैसे नहीं हो सकते। आप एक बहुत ही पवित्र आत्मा हैं सर। समर की बातें सुनकर राजवीर बोला, इस माया जाल में कब कौन सी आत्मा गलत राह पर चल दे ये कह पाना जरा मुश्किल है। खैर छोड़ो, रवि पर नजर रखना, क्योंकि सांप के दांत भले ही नहीं रहे लेकिन वो कभी भी फन उठाने की कोशिश कर सकता है। थोड़ी देर के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। फिर राजवीर आईसीयू की तरफ गया तो देखा कि कोमल जी अर्नव के पास बैठे बैठे ही सो गई थी और रूही और मिहिर दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। ये देखकर राजवीर अंदर आया और मिहिर से बोला, तुम मिसेस सिंघानिया को घर लेकर चले जाओ, उन्हें रेस्ट की जरूरत है। मिहिर बोला, हमने कहा था भाई, लेकिन वो नहीं मानी। राजवीर मिहिर और रूही की तरफ देखकर बोला, ठीक है तो उन्हें सोफे पर सुला दो और तुम दोनों घर चले जाओ। रूही बोली, लेकिन भाई आप। राजवीर बोला, मैं यहीं रहूंगा, तुम जाओ। ये सुनकर मिहिर और रूही वहां से चले गए। फिर राजवीर एक चेयर पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लिया। तभी उसका फोन बजा तो उसने फोन की तरफ देखा, उसे इश्की कॉल कर रही थी। ये देखकर उसके होठों पर स्माइल आ गई। एपिसोड 79। सुबह का वक्त। अर्नव को धीरे धीरे होश आने लगा और वो जैसे ही उठे तो कोमल को अपने पास बैठे देखकर उन्हें आवाज दिए, जिससे कोमल ने उनकी तरफ देखा और खुश होकर बोली, आपको होश आ गया, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। ये बोलकर वो एक नर्स से डॉक्टर को बुलाने के लिए बोल दी। वहीं राजवीर को जैसे ही पता चला कि अर्नव को होश आ गया तो वो भी वार्ड के अंदर आया और उनसे पूछा, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? राजवीर को देखकर पहले ही अर्नव को बहुत खुशी हुई और जब वो ये सुने कि वो उनसे बात कर रहा था तो वो और भी ज्यादा खुश हो गए और अपना सिर हिलाकर बोले, ठीक हूँ। तभी डॉक्टर भी अंदर आ गए और उनका चेकअप किए। चेकअप हो जाने के बाद राजवीर ने डॉक्टर से पूछा, क्या अब हम इन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर सकते हैं? डॉक्टर बोले, 1-2 टेस्ट करने के बाद हम इन्हें शिफ्ट कर देंगे। ये सुनकर राजवीर कुछ नहीं बोला। तभी मिशा और मिहिर भी अंदर आए और अर्नव को होश में देखकर भागकर उनके पास गए और उनके गले लग गए। दोनों को यहाँ देखकर राजवीर ने उनसे पूछा, रूही और इश्की नहीं आए? मिशा बोली, वो भाई दादी के साथ है और इश्की रेस्ट कर रही है। मैंने उसे नहीं आने दिया क्योंकि रात को उसको फीवर आया था और सुबह भी उसे हल्का सा फीवर था। इश्की की तबीयत के बारे में जानकर राजीव परेशान हो गया, पर वो किसी को भी ये पता नहीं चलने दिया। कुछ घंटे के बाद अर्नव जी की रिपोर्ट आ गई और सब कुछ ठीक होने की वजह से उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। कोमल जी राजवीर की तरफ देखकर बोली, राजवीर तुम रात से यहीं पर हो और फिर इश्की की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम अभी घर चले जाओ। कोमल की बात सुनकर राजवीर कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर कुछ सोचकर थोड़ी देर के बाद बोला, ठीक है, मिशा और मिहिर भी आ गए हैं तो आप ही अभी घर चलिए, फ्रेश होकर आ जाइएगा। राजवीर की बातों में खुद के लिए परवाह देखकर कोमल को बहुत खुशी हुई और वो उसे मना नहीं कर पाए और उसके साथ घर के लिए निकल गई। घर में राजवीर ने जब अपने रूम में जाकर देखा तो इश्की बेड पर अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और ये देखकर उसे बहुत टेंशन हुई
क्योंकि वो दिन में कभी भी इतनी शांत नहीं होती थी। लेकिन आज शादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि राजवीर इश्की की तबीयत खराब होने के बाद भी उसके साथ नहीं था। राजवीर इश्की के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखा तो उसे फील हुआ कि उसका सिर बहुत गर्म है। ये देखकर वो उसे उठाते हुए बोला, इश्की उठो। राजवीर की आवाज़ सुनकर इश्की जल्दी से उठ गई और उसे देखकर उसने पूछा, आप आ गए? अब अंकल कैसे हैं? इश्की की बात सुनकर राजवीर टेंशन से बोला, वो तो ठीक है, लेकिन तुम बताओ ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? मैंने कहा था ना कि ज़्यादा इधर उधर मत होना। अब देखो तुम्हें फिर से फीवर आ रहा है और तुम्हें पता नहीं क्यों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की भी कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। इश्की ने आज पहली बार राजवीर को इतने टेंशन में देखा था। हमेशा वो हर सिचुएशन में शांत रहता था, यहाँ तक कि जब इश्की को बहुत तेज फीवर हुआ था तब भी वो उसे ही दिलासा दे रहा था कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज उसे थोड़े से फीवर में टेंशन हो गई थी, शायद इसलिए क्योंकि कुछ दिन से उसके दिमाग पर बहुत प्रेशर पड़ रहा था। पहले इश्की की हालत खराब, फिर रूही की टेंशन और अब अर्नव की। राजवीर जल्दी से इश्की की दवाएं लेकर आया और उसे खिला दिया। फिर अपनी स्ट्रिक्ट टोन में उससे बोला, अब कुछ दिन तक तुम इस रूम से बाहर नहीं जाओगी। राजवीर की बात सुनकर इश्की शॉक्ड हो गई और ड्रामा करते हुए बोली, क्या आप मुझे इस रूम में कैद करना चाहते हैं? राजवीर अपना फैसला सुनाते हुए बोला, तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन अब मैं तुम्हें लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए अब जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक इस रूम से बाहर नहीं निकलोगी, एंड दैट्स फाइनल। राजवीर की बात सुनकर इश्की का मुंह बन गया और वो खुद से बोली, हद करके रख दिया है, मतलब बताओ कोई ऐसा करता है क्या? मुझे रूम में बंद कर रहे हैं। कोई नहीं, एक बार ठीक होने जाने दो फिर बताती हूँ। इश्की ये सब खुद में ही बड़बड़ा रही थी। तभी राजवीर बोला, अब मुझे कोसना हो गया हो तो आराम करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये बोलकर वो बाथरूम चला गया और दवाई की वजह से इश्की को भी नींद आ गई। राजवीर जब बाथरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि इश्की सो चुकी थी, तो वो उसके पास गया और प्यार से उसके सिर पर किस किया। फिर वो उसकी साइड में लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और सो गया, क्योंकि रात भर वो भी सो नहीं पाया था। शाम का वक्त, राजवीर उठा तो देखा कि इश्की अभी भी सो ही रही थी। ये देखकर वो उसे उठाने लगा, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर इश्की नींद में ही बोली, मुझे और सोना है, रात भर में आपकी वजह से सो नहीं पाई हूँ। ये सुनकर राजवीर अपनी एक आईब्राउ उठाकर बोला, पूरी रात तो मैं हॉस्पिटल में था, फिर मेरी वजह से कैसे? इस पर इश्की राजवीर के सीने में छुपकर बोली, वो इसलिए क्योंकि आप नहीं थे और आपको तो पता है कि मुझे आपके बिना नींद ही नहीं आती है। इसकी की बात सुनकर राजवीर हंस दिया और फिर से उसे उठाते हुए बोला, अब तो ये बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अभी सोने दूंगा, अब चलो उठो। इश्की नींद में चीर चीर होकर उठी और गुस्से से राजवीर को घूरने लगी। ये देखकर उसने उसके गाल पर एक प्यारी सी किस की। ये देखकर वो अपने गाल को साफ करने का नाटक करते हुए बोली, अभी मैं आपसे गुस्सा हूँ, वो भी बहुत सारा, तो इसलिए अभी नो रोमांस। ये बोलकर इश्की ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। राजवीर हंसते हुए इश्की के नाक को खींचकर बोला, अच्छा इतना सारा गुस्सा, और वो भी इतने छोटू से नाक पर? इश्की गुस्से से बोली, राजवीर दर्द हो रहा है। राजवीर बोला, ओह मैं तो बस ये चेक कर रहा हूँ कि इतना सारा गुस्सा है कहाँ पर। इश्की बेड से नीचे उतरते हुए बोली, हो गया आपका। और फिर वो बाथरूम चली गई। राजवीर ने इश्की को देखा, फिर अपने स्टडी रूम में चला गया। थोड़ी देर के बाद वो भी स्टडी में आकर राजवीर की गोद में बैठ गई और ये देखकर वो बोला, कोई तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। इश्की बहुत ही प्यारी आवाज में बोली, आपसे ज्यादा देर गुस्सा तक नहीं रहा जाता। फिर राजवीर के कंधे पर सिर रखकर वो बहुत ही प्यार से उसका नाम लेते हुए बोली, राजवीर। ये सुनकर राजवीर बिना इश्की की तरफ देखे ही बोला, तुम्हें मैं इस रूम से बाहर जाने की कोई परमिशन नहीं देने वाला हूँ, तो इस बारे में तुम भूल जाओ। ये सुनकर इश्की का मुंह बन गया और फिर वो और ज्यादा प्यार से बोली, प्लीज न राजवीर, अब मैं कुछ नहीं करूंगी और आपकी हर बात मानूंगी, अब प्लीज एक बार मुझे बाहर जाने दीजिए, मैं रूम में रह रहकर बोर हो जाती हूँ। राजवीर ने इश्की की तरफ देखकर कहा, बेकार की जिद छोड़ो इश्की, मैंने कहा ना कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती इस रूम से बाहर नहीं जाओगी, तो मतलब नहीं जाओगी। तुम्हें जो भी करना है इस रूम में करो और तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें यहीं मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से उसी हालत में नहीं देख सकता। इश्की ये सुनकर कुछ नहीं बोली और वैसे ही राजवीर के गले से लगी रही। फिर कुछ सोचकर वो उसके लैपटॉप को बंद कर दी और उसकी तरफ देखकर बोली, ठीक है, मैं रूम के बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन जब तक आप इस रूम के अंदर हैं आप मेरे साथ रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपको मंजूर है तो बोलिए। राजवीर ने जवाब दिया, ठीक है। इश्की खुश होकर बोली, तो फिर चलिए हम चलकर मूवी देखते हैं। राजवीर ने पूछा, मूवी? कौन सी मूवी? इश्की खुश होकर बोली, कोई भी हॉरर मूवी। आपको पता है मुझे न हॉरर मूवीज बहुत पसंद है, लेकिन अकेले देखने में डर लगता है, पर आज तो आप मेरे साथ हैं तो मैं देख सकती हूँ। राजवीर बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कोई चीज डरा भी सकती है।
इश्की बोली, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर इंसान को किसी ना किसी चीज से डर तो लगता ही है, एंड आई एम श्योर आपको भी किसी चीज से डर लगता होगा। राजवीर बोला, हो सकता है, लेकिन आज तक मुझे वो चीज मिली ही नहीं जो मुझे डरा सकती है। इश्की अपना मुंह दूसरी तरफ करके बोली, आपने अपने डर को ढूंढा ही नहीं होगा। राजवीर ने अपनी एक आईब्राउ ऊपर उठाकर पूछा, भला मैं अपने ही डर को क्यों ढूंढूंगा। इश्की प्राउडली बोली, वो इसलिए क्योंकि इंसान को पता होना चाहिए कि उसे किस चीज से डर लगता है और उस पर काबू कैसे पाना है। अब मुझे ही देख लीजिए, मुझे हॉरर मूवी से डर लगता है और ये मुझे पता है, तो जब मैं किसी के साथ मूवी देखती हूँ तो मैं अपने डर पर काबू कर लेती हूँ। फिर इश्की ने राजवीर की तरफ देखा जो उसे घूर कर देख रहा था और ये देखकर उसने पूछा, क्या हुआ। राजवीर बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि भगवान ने तुम्हें किस घड़ी में बनाया होगा। ये सुनकर इश्की का मुंह फिर से बन गया और वो बोली, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। राजवीर इश्की की तरफ देखकर बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सब ऐसे ही सोच रहा था। खैर छोड़ो इन बातों को और चलो चलकर मूवी देखते हैं। ये बोलकर राजवीर इश्की को अपने साथ लेकर स्टडी रूम से बाहर आया और फिर दोनों एक मूवी लगाकर देखने लग गए। हॉस्पिटल में रूही शाम को अर्नव से मिलने आई थी, अब वो हॉस्पिटल से जा ही रही थी, तभी उसे समर दिख गया। उसे देखकर उसने पूछा, आप यहाँ। समर ने रूही से पूछा, हाँ वो सर ने अर्नव सर की रिपोर्ट लाने को कहा था, क्या आप घर जा रही हैं। रूही बोली, हाँ बस अभी अभी डैड से मिलकर आई हूँ तो अब निकल ही रही हूँ। समर हिचकिचाते हुए बोला, ठीक है तो मैं छोड़ देता हूँ। ये सुनकर रूही हाँ में सिर हिला दी। अर्नव के वार्ड में कोमल अर्नव के लिए एप्पल काट रही थी, तभी वो बोले, आप इतने एप्पल क्यों काट रही हैं, आपको पता तो है कि मैं ये नहीं खाता हूँ। कोमल अर्नव से बोली, लेकिन अब खाएंगे, आपको पता है ये राजवीर रख कर गया है और अगर उसे पता चला कि आपने एक भी एप्पल नहीं खाए हैं तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कोमल ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ये सुनकर अर्नव बोले, हाँ हाँ ठीक है, आप तो मुझे उसके नाम से ऐसे डरा रही हैं जैसे मैं उसका बाप नहीं वो मेरा बाप हो। घर में इश्की और राजवीर मूवी देख रहे थे और जैसे ही एक हॉरर सीन आने वाला था तो वो पहले ही उसके सीने से चिपक गई और ये देखकर वो बोला, जब तुम्हें इतना ही डर लगता है तो ऐसी मूवीज देखने की जरूरत ही क्या है। इश्की राजवीर से बोली, मुझे अच्छा लगता है इसलिए अब मुझे मूवी पर फोकस करने दीजिए। ये बोलकर इश्की फिर से मूवी देखने लगी। तभी उनका डोर नॉक हुआ तो राजवीर उठकर गेट खोलने गया। सामने पर जिया थी। वो उसे देखकर बोली, भाई क्या मैं अंदर आ जाऊं। ये सुनकर राजवीर ने उसे अंदर आने दिया और फिर जिया बोली, भाई घर पर कोई भी नहीं है, सब के सब मुझे छोड़कर हॉस्पिटल चले गए हैं। राजवीर ने पूछा, चाचू वो कब आए, वो तो कल किसी काम से बाहर गए थे ना। जिया बोली, आज ही तो आए हैं, आई गेस दोपहर को, और अभी दादी और सभी लोग साथ में हॉस्पिटल के लिए चले गए हैं। राजवीर बोला, ठीक है। तभी जिया इश्की की तरफ देखकर बोली, भाभी आपको भी हॉरर मूवीज पसंद है। ये सुनकर इश्की जल्दी से अपना सिर हिला दी। इस पर जिया बोली, वाओ मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे लेट नाइट देखना तो और भी ज्यादा पसंद है। जिया की बात सुनकर इश्की ने पूछा, तुम हॉरर मूवी अकेले देख लेती हो, तुम्हें डर नहीं लगता। इश्की की बात सुनकर जिया हंसकर बोली, डर बिल्कुल भी नहीं भाभी, इनफैक्ट मुझे तो हंसी आती है, और अगर आप गौर से हॉरर मूवीज देखें तो इनके सामने अच्छी अच्छी कॉमेडी मूवीज भी फ्लॉप हो जाए। राजवीर उन दोनों की तरफ देखकर बोला, ठीक है तुम दोनों मूवी देखो, मैं भी एक बार हॉस्पिटल जाता हूँ, और इश्की तुम रूम से बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत, अगर तुम गई तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो मुझे पता चल जाएगा। ये सुनकर इश्की अपना मुंह बना ली। एपिसोड 80। राजवीर हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे बाहर ही उसके चाचा मिल गए। वो उसे रोककर बोले, राजवीर इतना सब कुछ हो गया तो तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं। किसी और का तो छोड़ो, तुमने मुझे भी नहीं बताया। आरव की बात सुनकर राजवीर बोला, मुझे लगा था कि मैं उसे रोक लूंगा। आरव ने राजवीर से सीरियस टोन में पूछा, हाँ तो तुमने उसे रोक लिया, लेकिन किस कीमत पर। यहाँ भैया की हालत देखो, और उसने तो तुम्हारी वाइफ को भी मारने की कोशिश की, लेकिन तुमने फिर भी उसे छोड़ दिया। राजवीर भी सीरियस टोन में जवाब दिया, मैंने उसे छोड़ा नहीं है और उसे उसके किए की सजा ही मिल रही है। ये बोलकर राजवीर बिना आगे की बात सुने वार्ड की तरफ चल दिया और आरव बस उसे देखते रह गए। राजवीर ने वार्ड के अंदर जाकर अर्नव से उनकी तबीयत के बारे में पूछा और फिर डॉक्टर से उनकी रिपोर्ट लेकर देखा तो उसे सब कुछ नॉर्मल ही लगा। दिन ऐसे ही बीतते गए और एक वीक निकल गया। इस बीच अर्नव काफी रिकवर हो चुके थे और अब उन्हें डिस्चार्ज भी मिलने वाला था। इश्की भी अब ठीक हो चुकी थी तो राजवीर ने भी उसे बाहर जाने की परमिशन दे दी। इस पूरे वीक में वो सिर्फ अपने रूम में ही थी और सिर्फ रेस्ट ही कर रही थी, जिससे वो काफी इरिटेट भी हो चुकी थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो उसकी एक नहीं सुनने वाला था, और खास करके तब जब बात उसकी तबीयत की हो तब तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनता था। इश्की खुशी खुशी मिशा से बोली,
चल आज मैं फाइनली ऑफिस जाऊंगी, कितना टाइम हो गया है नहीं गई हूँ और अब तो कुछ वीक में इंटर्नशिप भी खत्म होने वाली है। मिशा ने इश्की से पूछा, हाँ सही कहा, लेकिन तूने भाई से इस बारे में पूछ लिया है ना? इश्की मुंह बनाकर बोली, हाँ और उन्होंने बोल दिया है जाने को, बस कुछ कंडीशन रखी है, जैसे कि मैं ज्यादा नहीं चलूंगी, बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी, इवन पानी तक नहीं पीऊंगी और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लूंगी, एचसी। ये देखकर मिशा हंसने लगी और बोली, अच्छा ठीक है चल। फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस में मिशा और इश्की दोनों ऑफिस में एंटर किए तो मिशा बोली, अरे मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, तेरी मैनेजर चेंज हो गई है और ये कोई लड़की है, क्या नाम है उसका? हाँ याद आया, प्रिया। इश्की ने पूछा, पर ऐसे अचानक मैनेजर चेंज क्यों हो गई? मिशा इश्की को डराते हुए बोली, पहले वाले मैनेजर का प्रमोशन हो गया है इसलिए। वैसे आज तू बच कर रही हो, क्योंकि तू 2 वीक से ऑफिस नहीं आ रही है और ऑफिशियली तूने किसी को रीजन भी नहीं बताया है। इश्की बोली, रीजन नहीं बताया तो क्या हो गया, इस ऑफिस के बॉस को पता है कि मैं क्यों नहीं आ रही थी। फिर बिना मिशा की बात सुने इश्की अपने डिपार्टमेंट की तरफ चली गई और वहां पर पहुंचकर वो अपने डेस्क पर बैठ गई, लेकिन तभी कोई आया और उससे बोला, इश्की आपको प्रिया मैम ने अपने कैबिन में बुलाया है। ये सुनकर इश्की खुद से बोली, लगता है मिशा की बात सच होने वाली है। फिर इश्की हिम्मत करके उठी और मैनेजर की कैबिन की तरफ चल दी। उसने कैबिन के बाहर खड़े होकर उससे परमिशन मांगा तो अंदर से एक लड़की की आवाज आई और फिर वो अंदर चली गई और खड़ी हो गई। फिर उसने देखा कि चेयर पर एक 25 साल की लड़की बैठी हुई थी जो दिखने में काफी सुंदर थी। उसे देखकर इश्की मन में बोली, दिखने में तो सुंदर है, काश अंदर से भी इतनी ही सुंदर हो और मुझ पर गुस्सा न करे। इश्की ये सब सोच ही रही थी, तभी प्रिया बोली, इश्की कहाँ खो गई हैं आप? प्रिया की आवाज सुनकर इश्की होश में आए और बोली, कहीं भी तो नहीं, आप बोलिए आपने मुझे बुलाया था ना। ये सुनकर प्रिया बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप 2 वीक से बिना किसी नोटिस की छुट्टी पर क्यों थी? प्रिया की बात सुनकर इश्की बोली, वो मेरी सडन तबीयत खराब हो गई थी इसलिए। प्रिया बोली, वेल सबकी तबीयत सडन ही खराब होती है, बट एनीवे आप ये बताइए कि आप एक इंटर्न हैं और यहाँ सीखने आए हैं, लेकिन आप कुछ सीख ही नहीं रही हैं। फिर प्रिया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैंने आपका वर्क देखा है एंड आई मस्ट टेल यू इट वॉज वेरी पुअर। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, सो आई विल हेल्प यू। प्रिया की बात सुनकर इश्की मन में बोली, क्या बात है भगवान, आप तो मेरी बात को बोनस में सुनते हो। मैंने आपसे कहा था कि मुझे बचा लीजिएगा, लेकिन यहाँ तो आपने इसे मेरी हेल्प के लिए भेज दिया। ये ऑफिस ज्वाइन करने के बाद ये पहली इंसान है जो मेरी हेल्प करने के लिए बोल रही है, वरना तो कभी राजवीर ने भी मेरी हेल्प नहीं की। इश्की ये सब मन में सोच रही थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल रहे थे। ये देखकर प्रिया स्माइल करने लगी और इश्की से बोली, वैसे आप बहुत क्यूट हो और खास करके आपके ये एक्सप्रेशन। ये सुनकर इश्की झेप गई और बोली, वेल सिखाने के लिए थैंक यू। प्रिया बोली, कोई बात नहीं, आई विल अंडरस्टैंड कि फ्रेशर को प्रॉब्लम आती ही है, इसलिए आप जाकर अपना काम करिए और जहां समझ में ना आए यू कैन आस्क मी। ये सुनकर इश्की हाँ बोलकर खुशी खुशी अपने डेस्क पर बैठकर काम करने लगी। राजवीर अपनी एक मीटिंग अटेंड करने के बाद अपने कैबिन में आया और चेयर पर बैठकर सीसीटीवी से इश्की को देखने लग गया। वो आराम से अपना काम कर रही थी और ये देखकर उसे शांति मिली। कुछ देर ऐसे ही इश्की को देखने के बाद राजवीर ने समर को बुलाया और उससे पूछा, इश्की की मैनेजर ने उससे कुछ कहा तो नहीं? कुछ सोचते हुए समर बोला, नो सर एम्स। प्रिया ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने बहुत ही अच्छे से मैम से बात की। राजवीर ने उससे पूछा, ठीक है, लेकिन तुम ये बात क्या सोचकर बता रहे हो? समर बोला, सर मैं यही सोच रहा हूँ कि मैम ने बिना किसी नोटिस की छुट्टी की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। आई मीन आपने तो उन्हें ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं, तो बिना आपके इन्वॉल्व हुए मैम को बिना किसी नोटिस के छोड़ दिया और कुछ भी नहीं कहा। समर की बात सुनकर राजवीर बोला, बात तो सही है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि न्यू होने की वजह से उसे छोड़ दिया हो या फिर सिर्फ वार्निंग पर। खैर तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। इतना बोलकर राजवीर अपने काम में लग गया। शाम का वक्त, इश्की और मिशा दोनों घर के लिए निकल रहे थे, तभी रेहान आ गया और बोला, हे कहाँ चल दिए? अच्छा मेरी बात सुनो, मेरा कॉन्सर्ट है और तुम दोनों उसमें आने वाले हो। रेहान की बात पर इश्की बहुत खुश हो गई और बोली, वाओ मैं जरूर आऊंगी, मैंने आज तक लाइव कॉन्सर्ट नहीं देखा है। इश्की को इतना खुश और चाहते हुए देखकर मिशा बोली, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई तुझे कहीं भी नहीं जाने देंगे, समझी? मिशा की बात सुनकर इश्की का मुंह लटक सा गया, क्योंकि ये बात सच थी कि राजवीर अभी उसे कहीं भी जाने की परमिशन नहीं देने वाला था, और ये सब सोचते हुए वो दुखी हो गई। इश्की को सैड देखकर रेहान बोला, तुम सैड मत हो, मेरे पास ना एक आइडिया है, तुम राजवीर सर से ये बोलना ही मत कि तुम कॉन्सर्ट में जा रही हो, कुछ और बहाना मार देना। रेहान की बात सुनते ही मिशा गुस्से से बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर भाई को गलती से भी पता चल गया कि इश्की घर पर नहीं है
तो वो कितना गुस्सा करेंगी तुम्हें पता भी नहीं है, और ये तो बाद में, पहले तुम ही अपने जान से जाओगे, फिर बाद में मुझसे मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। फिर मिशा इश्की की तरफ देखकर बोली, और तू ऐसा कुछ करने के बारे में सोचियो भी मत, मैं तेरा इसमें बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाली हूँ। तू भाई के गुस्से को भी अच्छे से जानती है, और उन्होंने अभी तो तुझे सिर्फ 1 वीक के लिए ही रूम में रखा है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि तू बिना बताए बाहर गई है तो तुझे जिंदगी भर के लिए ही रूम में कैद कर देंगे। तो अब तू खुद सोच ले। मिशा की बात पर इश्की का मुंह बन गया। फिर वो कुछ सोचकर उससे बोली, मिशी मेरी बात सुनना। इश्की की आवाज में चेंज देखकर मिशा समझ गई कि वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी, तो वो तपाक से बोली, भूल जा इश्की, इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाली हूँ। अब घर चलना है तो चल, नहीं तो इतनी देर तक अगर भाई ने तुझे यहाँ पर खड़े देख लिया तो तू फिर से डांट खाएगी। इश्की और मिशा दोनों घर आ गए। इश्की अपने रूम में बैठकर यही सोच रही थी कि मिशा तो उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाली, इसलिए अब उससे कोई उम्मीद भी नहीं थी, तो फिर किसकी हेल्प ली जाए। इश्की सोचते हुए खुश होकर बोली, अरे हाँ मिहिर, उससे भी तो रॉक कॉन्सर्ट पसंद है, तो मैं उसके साथ कोई अच्छा सा प्लान सोचकर चली जाऊंगी और इससे पहले राजवीर को कुछ पता चले मैं घर वापस आ जाऊंगी। ये सोचकर उसने रेहान को सब मैसेज कर दिया। तभी राजवीर भी रूम में आया और इश्की को इतना खुश देखकर उसने पूछा, कुछ हुआ है क्या जो तुम इतनी चाहक रही हो। राजवीर की आवाज सुनकर इश्की डर गई और हकलाते हुए बोली, का कुछ भी तो नहीं हुआ, वो तो मैं आज इतने दिनों के बाद ऑफिस गई थी तो बस इसलिए खुश हो रही हूँ, और आपको पता है मेरी मैनेजर भी चेंज हो गई है और ये जो न्यू वाली है वो काफी अच्छी है। इश्की ये सब एक ही बार में राजवीर से बोल दी। इश्की की बात सुनकर राजवीर बोला, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी मैनेजर चेंज हुई है, लेकिन तुम अभी तक ऑफिस के ही कपड़े में क्यों हो, जाओ और जाकर चेंज करो। राजवीर की बात सुनकर इश्की जल्दी से वहां से भागकर बाथरूम में गई और फिर 2 ही सेकंड में बाहर आ गई और अपने दांत दिखाकर बोली, मैं तो अपने कपड़े ले जाना ही भूल गई। ये बोलकर वो अपने कपड़े निकाली और भागकर बाथरूम में चली गई। लिविंग रूम में सभी लोग बैठे हुए थे। अर्नव को भी डिस्चार्ज मिल चुका था, तो वो भी वही रूम में ही बैठे थे। तभी आरव बोले, भैया आप रूम में जाकर रेस्ट करिए ना। अर्नव बोले, इतने दिनों से तो मैं सिर्फ रेस्ट ही कर रहा हूँ, अभी घर आया हूँ तो मुझे यही रहने दो। अर्नव की बात पर मिशा बोली, सच में डैड, आप अभी बिल्कुल इश्की की तरह जिद कर रहे हैं जैसे वो करती है। मिशा की बात पर अर्नव बोले, हाँ तो क्या हो गया, एक हफ्ते सिर्फ बेड पर लेट कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना बोरिंग लगता है। तभी वहां पर मिहिर भी आ गया और बोला, वेल कोई बात नहीं, अब जब आज सारे लोग यहीं हैं तो क्यों ना हम सभी मिलकर कोई मूवी देख लें। मिहिर की बात पर सभी लोग अग्री हो गए। तभी वहां से समर जा रहा था, वो राजवीर को कोई फाइल देने आया था, तो उसे देखकर दादी बोली, अरे तुम कहाँ चले, अब तो तुम भी इसी घर के मेंबर हो, तो आज रात तुम भी यहीं रुक जाओ और हमारे साथ मूवी देखो। दादी की बात पर सभी घर वाले भी हाँ किए और मिहिर उसे खींचकर अपने साथ बिठा लिया। तभी मिशा बोली, 1 मिनट, मैं इश्की को बुलाकर लाती हूँ, नहीं तो उसे पता चला ना कि हम सभी ने मूवी देख ली और उसे भूल गए तो वो तांडव मचा कर रख देगी। मिशा की बात पर सभी लोग हंसने लगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।